ओके, स्टार्ट करता हूँ। आज अपनी, जैसा कि तुमको दिख रहा होगा पोडियम पे, टीडीएस की आज अपनी तीसरी क्लास है। पहले तो फर्स्ट पेज पे आओ, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से थोड़ा सा हाईलाइटर मारेंगे। 192 क्या था? टीडीएस ऑन सैलरीज। 194 है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन्स, ठीक है। फिर ये 194 बी, 194 सी, ये डबल ई काटो, एफ काटो, ठीक है। So these are the important sections which we are required to remember for exam. हटा दें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर सेक्शन नंबर 194 डी ऑनवर्ड्स आज स्टार्ट कर रहा हूं। आज बहुत सारे सेक्शंस कवर करेंगे। 194 डी, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। इधर देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने इंश्योरेंस एजेंट लोगों को कमीशन पे करता है ना। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देगा। इंश्योरेंस एजेंट लोग क्या करते हैं? वो पॉलिसी होल्डर लोगों को पॉलिसी बेचने में मदद करते हैं। सो दे प्रोक्योर बिजनेस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। सो इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट लोगों को क्या देता है? कमीशन। अपने देश में ना एलआईसी एजेंट्स और एलआईसी एजेंट्स के जो कमीशन जो मिलती है, बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी। मैनी पीपल जिनका नेटवर्क अच्छा है, वो लोग इसी बिजनेस में वो अपने आप को एलआईसी एजेंट बनवा लेते हैं और फिर जगह जगह लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप एलआईसी की पॉलिसी खरीदो। और इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, हर सेल्समैन अपना सामान बेचता है। तो अगर एलआईसी का एजेंट आके तुमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि एलआईसी की पॉलिसी खरीद लो, तो इसमें बुरी बात तो कुछ है नहीं। यू कैन परचेज एलआईसी पॉलिसी सुटेबल टू योर रिक्वायरमेंट्स। उनको क्या मिलेगा? कमीशन। अब यहाँ पे धंधा में सबसे अच्छा बात क्या है? वो बेचेंगे तुमको एक बार। सपोज मान लो कि मैंने एक पॉलिसी खरीदी एलआईसी की, जो जिसका नाम जीवन आनंद है, जो 21 ईयर्स का पॉलिसी। कितने का? 21 ईयर्स का। जिस बंदे ने मेरे को बेचा था, मेरे पापा के फ्रेंड, उनको कमीशन एक बार मिला। उनको कमीशन एक बार, उस वक्त खाली बेचने में एक बार मेहनत करना पड़ा, उनको कमीशन मिला। अब पता है क्या होता है? अब उनका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। अब हर साल जब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करता हूँ ना, अपने आप उनको कमीशन मिलता रहता है। देखो, ये तो कमाल की बात है। एक बार खाली उनको मेहनत करना पड़ा था पॉलिसी बेचने के टाइम पे, और अब 21 साल तक जब तक मैं प्रीमियम देता जाऊंगा, ही विल कीप ऑन गेटिंग कमीशन। तो यहाँ पे ये धंधा एकदम, मतलब क्या है ना, ऑटो इनकम जनरेटिंग है। एक बार आप पॉलिसी बेच दो, आपको कमीशन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा टिल इन्फिनिटी। तो सोचो, एक एलआईसी एजेंट अगर अपना पूरा जोर लगाए नेटवर्किंग के थ्रू, 500 पॉलिसीज बेच दे। कितना पॉलिसी? 500 पॉलिसी। तो 500 पॉलिसी पे उसको कमीशन उसी साल मिलेगा कि 20-21 साल तक मिलेगा? जस्ट इमेजिन। तो ये जो कमीशन, जब इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को कमीशन देगी तो टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी? टीडीएस काटेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखो, टीडीएस का यहाँ पे जो अपने को याद करना है, लिख लो। टीडीएस कब कटेगा? या तो पेमेंट के टाइम पे होता है, या फिर अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ क्रेडिट और पेमेंट। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई करता है? अर्लियर। मतलब द डेट ऑफ क्रेडिटिंग द कमीशन और द डेट ऑफ पेमेंट, विचएवर इज अर्लियर। कितना परसेंट काटेगा? 5%। कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, मैं तुम लोग सबको बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली कमीशन इनकम या ब्रोकरेज इनकम पे 194H होता है। यूजुअली ब्रोकरेज इनकम या फिर कमीशन इनकम, ब्रोकरेज या कमीशन, इस पे कौन सा सेक्शन होता है? 194H।
पर इंश्योरेंस कंपनी पे कौन से आप पढ़ के बताओ मेरे को, डी। क्लियर है ना? तो यहाँ इन लोगों का 194H नहीं होता है, इन लोगों का होता है 194D। नहीं तो नॉर्मली कमीशन पे होता है 194H। आर वी ओके विद दिस? इतना सिंपल सही था, इसमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं। हटा दूं मैं इसको? ग्रेट। 194 डा पढ़ो। अब जैसे सुनो, एजेंट का मैं आई गिव यू वन एग्जांपल, उससे तुमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एजेंट जो थे उनका नाम भी मुझे याद है अभी तक, पापा के फ्रेंड है वो, उनका नाम है राजू डिडवानिया। ठीक है, तो अंकल ने मेरे को पॉलिसी बेचा था। ओके, आज से 5 साल पहले ही सोल्ड मी द पॉलिसी। सो उनको तो कमीशन मिलता होगा LIC की तरफ से, तो LIC वाला जब उनको कमीशन देता होगा तो 5% TDS काट के देता होगा। कितना परसेंट? 5% TDS काट के देता होगा। अब सुनो, 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं उस पॉलिसी को, 16 साल बाद, आज से 16 साल बाद मेरे को कमीशन मिल ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ठीक है, आई विल गेट व्हाट? मैच्योरिटी अमाउंट। अब सुनो, LIC वाले जब मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट देंगे तो वो भी TDS काटेंगे। अब इसमें थोड़ा इतना सिंपल सीन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। क्या सीन है मैं तुमको बता देता हूँ। यार ये जो LIC एजेंट होता है, LIC है, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को अगर LIC से मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है तो इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)D। नॉर्मली अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी पे मिल रही है ना, तो सरकार तो लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा देना चाहती है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जब पैसा आता है तो उस पर मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम होता है 10(10)D, तो फिर TDS काटने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, दैट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सो इफ दोस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन TDS कटेगा। और इस सेक्शन में आया है जोरदार अमेंडमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेक्शन को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। तुम्हारे पास ये सब राइटअप लिखा हुआ चल रहा है, ये मैंने पूरा एकदम फ्रेश बनाया। अब इसके अलावा देखो, ये मैंने एक साथ सबको कंबाइन करके यहां डाल दिया। ठीक है, तो सीधा कम टू दिस डिब्बा, ऑल कंडीशंस TDS विल बी डिडक्टेड। ठीक है, सीधा ऑल कंडीशंस पे आ जाओ। क्या लिखा बोलो मेरे को, पढ़ो तो। TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। नाउ होल्ड, इसमें अमेंडमेंट आया है। पहले इसमें हुआ करता था 1%। पहले कितना होता था? 1% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। मतलब मान लो कि मुझे LIC से 14 लाख रुपए आए। कितने रुपए आए? 14 लाख रुपए मेरे को मिला। तो पहले इस पे कमीशन होता था, TDS होता था 1% ऑफ 14 लाख। अब इन्होंने बदल दिया, बोला ऐसा नहीं करेंगे 1% ऑफ 14 लाख, इसको ऐसा करेंगे 5% ऑफ द इनकम। 5% ऑफ द इनकम, व्हाट डज दैट मीन? मुझे प्रीमियम, मुझे मैच्योरिटी अमाउंट हाथ में कितना मिला? 14 लाख रुपया। पर 21 सालों में, सपोज मान लो 21 सालों में मैंने जो प्रीमियम LIC को दे दिया है दैट इज 10 लाख रुपीस। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट आई हैव पेड टू LIC ओवर लास्ट 21 इयर्स लेट्स से इज 20 कितना लाख? 10 लाख। और मेरे को मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा है? 14 लाख। तो इनकम कितना है? 4 लाख। तो बोला 14 लाख पे 1% काटने के बजाय आप 4 लाख पे 5% काटो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हर जगह जहां TDS कटता है वहां बहुत सिंपल होता है, जितना पैसा आया इनटू परसेंटेज। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जितना पैसा हाथ में आया इनटू परसेंट। मेरे हाथ में तो 14 लाख आया है, तो 14 लाख का 5% क्या? नहीं, 14 लाख माइनस टोटल प्रीमियम दैट आई हैव पेड फॉर सो मेनी इयर्स करो। तो मैंने आज तक सपोज 10 लाख का प्रीमियम दे दिया है और 14 लाख आया, तो मेरी इनकम कितनी है? 4 लाख। प्लस 4 लाख पे 5% कटेगा TDS। क्लियर है ये? बट देयर यू हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, मैच्योरिटी पे मेरे हाथ में जो अमाउंट आ रहा है वो कम से कम 1 लाख है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो मेरे हाथ में पैसा आया वो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 लाख। पढ़ो तो क्या लिखा है? एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड कम से कम 1 लाख होना चाहिए, तब TDS कटेगा, वरना TDS नहीं कटेगा। सपोज मेरे पास केवल 80,000 रुपया आया तो TDS नहीं कटेगा। 17,000 आया तो TDS नहीं कटेगा। सेकंड कंडीशन जोरदार, मैं जो एनुअली प्रीमियम देता हूं, मैं जो एनुअली प्रीमियम देता हूं, इट शुड बी मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। ठीक है, इट शुड बी मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब क्या होता है? जब मैं पॉलिसी लेता हूं ना तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट बोला हुआ रहता है कि कुछ भी हो जाए आपको इतना तो मिलेगा ही। सपोज दैट अमाउंट इज 13 लाख रुपया। सम अश्योर्ड कितना था? 13 लाख। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर LIC का पॉलिसी का सम अश्योर्ड मतलब आपको इतना मिलेगा, 13 लाख था तो आपको 14 कैसे मिला? मैंने जो पॉलिसी ली है सपोज उसका सम अश्योर्ड कितना है? 13 लाख। तो क्वेश्चन उठता सर आपको 14 लाख कैसे मिला? LIC वाले काम करते हैं, जब LIC वालों को देखो, LIC का बिजनेस तो बहुत रिस्की है
कितने लोग मरेंगे नहीं मरेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मान लो उनकी उम्मीद से अगर कम लोग मरे तो एलआईसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। एलआईसी का प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो वो कुछ अमाउंट बोनस के तौर पे सारे पॉलिसी होल्डर को दे देगी, मतलब हम सबको फायदा होगा। ठीक है, हम सबको फायदा होगा, हम सबको बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरे को 1 लाख रुपया बोनस और मिल गया, तो 13 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ बोलो? 14 लाख। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने जब पॉलिसी लिया राजू जी से तो वो कितने का था? मैं प्रीमियम में दे रहा हूँ सपोज 25,000 रुपये महीने साल का प्रीमियम दे रहा हूँ, सपोज एक बार रफ फर्क 25,000 रुपये में साल का प्रीमियम दे रहा हूँ। सम अश्योर्ड कितना है बोलो? 13 लाख। पर अगर मान लो कि एलआईसी के प्रॉफिट ज्यादा हुए तो एलआईसी अपने सारे पॉलिसी होल्डर को बोनस देती है, ठीक है, जिससे मेरे को ज्यादा रुपया मिलेगा, 13 लाख के बदले मिलेगा 14 लाख। क्लियर एकदम? तो अब सेकंड कंडीशन पढ़ो, एनुअल प्रीमियम, मेरा एनुअल प्रीमियम कितना है बोलो मेरे को? 25,000। अच्छा, सम अश्योर्ड कितना है मेरा बोलो? 13 लाख। सम अश्योर्ड कितना है मेरा? 13 लाख। तो 13 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 13 का 10% होता है 1,30,000। 1,30,000, जबकि मैं एनुअली प्रीमियम कितना दे रहा हूं? 25,000। तो मैं तो कम दे रहा हूं ना, तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा, मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। थर्ड, टीडीएस जो कटेगा सिर्फ इनकम पोर्शन पे कटेगा, अमाउंट रिसीव्ड पे नहीं। तो टीडीएस का फॉर्मूला देखो, 5% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल प्रीमियम पेड। ठीक है, नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। Let's have an example. TDS third class, section number 94. Ta. एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 194 डा। सपोज एक व्यक्ति है जो 5 साल से प्रीमियम दे रहा है। कितने का प्रीमियम है? 50,000 पर एनम। तो टोटल प्रीमियम कितना है बोलो? 2.5 लाख। ओके, 5 साल का पॉलिसी है, इस पे सम अश्योर्ड कितना है? 4.5 लाख। सम अश्योर्ड इज 4.5 लाख, मतलब आपको 4.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट्स हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स्ट्रा बोनस दे दिया। तुम बोलोगे सर क्यों देगा? अरे ये सब तरीके होते हैं लुभाने के, ये सब तरीके होते हैं लुभाने के। आज अगर मेरे को बोनस मिलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं एलआईसी का वापस एक और पॉलिसी लूंगा कि नहीं लूंगा? मैं अपने परिवार वालों को बोलूंगा ना। ये सब तरीके होते हैं यार, दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो इन्होंने बोनस और दे दिया मेरे को। सम अश्योर्ड, अश्योर्ड सम का मतलब इतना तो मिलेगा ही, प्लस मेरे को बोनस और मिला 80,000 का। टोटल कितना मेरे हाथ में आया? 5,30,000। सवाल उठता है सर कि आपका टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा? लेट्स सी, एक एक करके वो 3 कंडीशन पढ़ो। इधर, इधर भाई इधर। फर्स्ट कंडीशन बोलो मेरे को, क्या लिखा है? एग्रीगेट अमाउंट, अरे बोर्ड पे देख लेता। एग्रीगेट अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? मोर देन 1 लाख है। क्या लिखा है देखो? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। अच्छा, मुझे कितना मिला? 5,30,000। मुझे कितना मिला है? 5,30,000। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा
फर्स्ट कंडीशन, मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मेरे को मिला है 5,30,000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है कि नहीं है? कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है तो कंडीशन 1 क्या है? पढ़ के बताओ मेरे को। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मेरे हाथ में अमाउंट रिसीव कितना है बताओ मेरे को? 5,30,000, तो 1,00,000 से ऊपर है कि नहीं है? सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन था एनुअल प्रीमियम ग्रेटर देन, सॉरी, मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। चलो चेक करते हैं, हमको बताओ मेरा सम अश्योर्ड कितना है? मेरा सम अश्योर्ड 5,30,000 नहीं है, मेरा सम अश्योर्ड कितना है बोलो? 4,50,000। 4,50,000, उसका 10% कितना आता है? 45,000। और मेरा एनुअल प्रीमियम कितना था ऊपर? तो माई एनुअल प्रीमियम वाज मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। सीधा अपने को फिगर्स देना है, कंडीशन में पुट करके देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बताओ टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस इक्वल टू 5% ऑफ, टीडीएस इक्वल टू, हाँ सही है, क्या हुआ? अच्छा, बढ़ते आएंगे, ग्रेटफुल लो, ठीक है। अरे इधर रे देखो रे सब कोई, टीडीएस कितना? 5% ऑफ 5,30,000 लिख दूं क्या मैं? मारूंगा पटक के। 5% ऑफ कितना लिखूं मैं बोलो? मेरे हाथ में 5,30 है, पूरा 5,30 कितना? हाँ, इनकम, इनकम बोलो। 5,30 इज द अमाउंट रिसीव्ड माइनस आज तक प्रीमियम कितना दे दिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख, ठीक है। कितना आएगा यार सॉल्व करके? ये मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 5,30, 280 इंटू 5%, एक बार चेक करो, 14,000 आ रहा है यार। 14,000 है, सही है ना? ठीक है, चलें अब सम्स कराएं। देखो प्रैक्टिस करा दिया ना, एक सम कर लिया ना, अच्छा था ये। देखिए ना क्या, मेरे को प्लीज 3 कंडीशन बोलो जल्दी से। फर्स्ट वाला क्या? अमाउंट रिसीव्ड इन हैंड should be more than equal to 1,00,000. Second, the annual premium that I am paying should be more than 10% of sum assured. Third, TDS होगा 5% of the amount in hand, ना ना ना, 5% of income portion, income मतलब amount received in hand minus total premium। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चंस आएंगे, मिस्टेक मत करना, दमादम आंसर देते जाना। ये देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा इसका ज्ञान है, 194 डा, इसको पढ़ते पढ़ते हो जाओगे सलट, ठीक है? और फिर भी कंफ्यूजन आएगा, सीधा आना यहाँ पे देखना एकदम डन डना डन डन। चलो इसका समरी तो लिखना पड़ेगा ना हम लोग को। ये कब कटता है? पेमेंट के टाइम पे। कितना कटता है? 5% ऑफ इनकम पोर्शन। कोई लिमिट शिमिट है क्या कि अमाउंट इतने ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोला लिमिट शिमिट तो नहीं है, पर कंडीशंस है, ठीक है। 2 कंडीशंस, हाउ मेनी कंडीशंस? 2 कंडीशंस। एक कि अमाउंट रिसीव्ड 1,00,000 से 1,00,000 या उससे ऊपर होना चाहिए, और दूसरा एनुअल प्रीमियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। 2 कंडीशंस, ठीक है। पेमेंट के टाइम पे कटेगा 5% ऑफ इनकम, एंड कितना कंडीशंस? 2 कंडीशंस।
लिख लिया? ऊपर करें, ऊपर करें, थोड़ा सा आज फास्ट जाएंगे। हाँ, इधर यहां तक क्लियर है सबको? एक काम करो, यहां लिखो, बोर्ड पे देखो, यहाँ लिखो ऐसे, तो नहीं तो सिंबल में गड़बड़ कर बैठोगे फिर और सम्स रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सम करते हैं, करें? इधर ध्यान से देखो, हम लोग को ये 3 केसेस दिया हुआ है, राइट डाउन, केस 1, केस 2, केस 3, केस 1 2 3, अलग अलग केसेस हैं। ओके, सुनो सुनो, मैं तुमको सॉल्व करने का एकदम एक जबरदस्त तरीका सिखा रहा हूं। इधर देखो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, TDS, कोई मिस्टेक नहीं होगा, सटाक से यहीं पे हो जाएगा। और प्लीज अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए यूज मत करना, मेरे को यूज करवाने देना। ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पे कंफ्यूजन मच जाएगा। लेट मी डू इट वंस, अगले समय तुम अपना दिमाग लगा लेना। ठीक है, इधर मेरे को लगा लेने दो। ओके, तो सबने लिख लिया? भाइयों प्लीज ध्यान दो, इधर स्टार्ट करूं मैं? What is the first condition? Blue color. Blue color first condition is amount received should be more than 1 lakh, greater than equal to 1 lakh. हाथ में पैसा कितना आना चाहिए बोलो? ऊपर फर्स्ट कंडीशन देखिए, बोलो अमाउंट रिसीव्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। तो यार यहाँ तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 80,000। तो फर्स्ट कंडीशन ना, बाद बाकी में सेकंड कंडीशन और थर्ड में हो रहा है। अमाउंट रिसीव्ड कितना है देखो, 80,000 है, तो 1 लाख से कम है, तो वहां तो नहीं होगा, TDS कट गया, क्रॉस। नीचे वाले में 3 लाख, 1 लाख के ऊपर, फिर नीचे वाले में 1,80,000 है। ठीक है, कैन यू सी दिस? ठीक है ना, अमाउंट रिसीव्ड। सबको प्लीज देखो, प्लीज प्लीज कुछ भी लिखो विखो मत, बाद में लिख लेना, पहले मेरी तरफ ध्यान दो, प्लीज एक बार ध्यान दो। ये सब ऐसी चीजें जहां कंफ्यूजन मच जाता है बुरी तरह से, प्लीज लिसन। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख या उससे ऊपर कौन कौन से केस में? केस 2, केस 3, 3,80,000 तो वहां टिक टिक, बाकी में क्रॉस। तो क्रॉस अगर एक में हो गया तब तो फिर सीधा बात है, TDS कटेगा ही नहीं। क्लोज दैट। केस 1 हो गया अपना क्लोज, केस 1 हो गया अपना क्लोज। अब केस 1 की चर्चा होगी क्या? नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है बोलो मेरे को? एनुअल प्रीमियम मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ सम अश्योर्ड। मैं तुम लोग को यहाँ बोल रहा हूं कि एनुअल प्रीमियम तो दिया हुआ है, देखो प्लीज बोर्ड पे, कॉपी बंद करो रे, एनुअल प्रीमियम तो ये रहा, पर क्वेश्चन में सम अश्योर्ड दिया है क्या? सेकंड कॉलम का नाम पढ़ो क्या है? टोटल प्रीमियम। थर्ड कॉलम का नाम पढ़ो क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। सम अश्योर्ड दिया है क्या? सर जी अगर आपको सम अश्योर्ड कुछ बोला नहीं है तो जो अमाउंट रिसीव्ड है वही आप सम अश्योर्ड मानोगे ना? हाँ, तो व्हाई डोंट यू राइट इट डाउन प्लीज? यहां लिख दो, डीम्ड एज सम अश्योर्ड। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो एक बार प्लीज, बोर्ड पे देखो, दो दो येलो डिब्बा है। अच्छा, वो उसको सम अश्योर्ड मान लिए उधर वाले को, तो उसका 10% निकालो मन में, और फिर देखो कि प्रीमियम 10% से ज्यादा है कि नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, केस 1 मेरे को करना है क्या? हेलो, केस 1 करना है क्या? वो तो आंसर निकाल चुके, नो है, तो केस 1 को मिटा दो। केस 1 आउट हो गया पिक्चर से। अब केस 2 में, केस 2 में सम अश्योर्ड कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10% बोलो 30,000, जबकि एनुअल प्रीमियम कितना है? 10,000। तो 10,000 लेस देन 30,000, मोर देन होना चाहिए था ना। सेकंड कंडीशन क्या पढ़ो? एनुअल प्रीमियम मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, जबकि यहां सम अश्योर्ड है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, जबकि देख कितना रहे हो? 10,000, तो कम है ना। तो ये 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1010D में एग्जाम्प्ट होगा, तो TDS काटने का कोई सवाल बनता ही नहीं। अरे जो इनकम एग्जाम्प्ट है उस पर TDS काटोगे? नहीं। तो सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। नाउ मेरे को थर्ड वाले केस का सेकंड कंडीशन चेक करना है।
थर्ड वाले केस का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाले केस का सम शॉर्ट बोलो 1,80,000, 1,80,000 का 10%, 18,000, दे कितना रहे हैं 50,000, तो 50,000 इज मोर देन 18,000, सेटिस्फाइड, टिक मारेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, तो टीडीएस बताओ, बता रहे हैं हम 5% ऑफ। अच्छा, आपके हाथ में पैसा कितना है 1,80, आपने आज तक टोटल प्रीमियम कितना दिया है, देखो देखो 1,80 हाथ में है, और आज तक टोटल प्रीमियम कितना दिया है 1.5 लाख, 1,80 माइनस 1.5 लाख बोलो 30,000, 5% ऑफ 30,000, 1,500, तो आपका 1,500 टीडीएस कट जाएगा। डन है कि नहीं है? अब तुम एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, अब तुम अपना दिमाग चला सकते हो अगले क्वेश्चन में, अलाउड है, ठीक है। इधर ऊपर करें, आओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हड़बड़ी मत करना, कांड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस पढ़ो, मिस्टर एक्स रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4.5 लाख ऑन 31/3/2020। तो मिस्टर एक्स को हाथ में कितना मिलेगा, हड़बड़ी मत करना, शांति से सोच के करना, कांड होगा नहीं तो, ठीक है। इनकम टैक्स में जितने भी अलग अलग खुदरे चैप्टर्स हैं, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, खाली 5 से नहीं आता, तो मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्स गवा देते हैं। कमाल की बात नहीं है, स्टूडेंट लोग अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम और टैक्स में भयंकर ट्यूशन अटेंड करते हैं, भयंकर भयंकर होमवर्क भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी इनमें मार्क्स ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क्स उड़ जाता है। तो डोंट बी केयरलेस, केयरफुली पढ़ो। हाथ में पैसा कितना आएगा, किस तारीख को आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट पर, आ तो प्रीवियस ईयर के अंदर गया ना, तो एवाई में टैक्सेबल है कि नहीं है, 4.5 लाख आएगा हाथ में, ओके। मच टुवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ एलआईसी पॉलिसी टेकन ऑन, आपने पॉलिसी कब लिया था 1/4/17। अच्छा प्लीज मेरे को बताओ, 1/4/17 से लेके 31/3/20 कितना साल होता है, 3 साल होता है। 1/4/17 से 31/3/20 कितना साल होता है, सही बोल रहा है क्या, हाँ 3 साल होता है, तो पॉलिसी 3 साल की है। सम अशोर्ड कितना है 4 लाख, ओहो, सम अशोर्ड है 4 लाख, तो बोनस कितना है 50,000, तो आपके हाथ में कितना है 4.5 लाख। देख ले इधर, देख ले, सम अशोर्ड है 4 लाख, बोनस कितना आया हाथ में 50,000, तो हाथ में मतलब सॉरी बोनस कितना 50,000, तो जोड़ के हाथ में 4.5 लाख। एनुअल प्रीमियम कितना है 1,25,000, तो ये पॉलिसी 3 साल की है, तो आपने 1,25,000 1,25,000 1,25,000 3 बार दिया होगा, ठीक है। आई नीड टू राइट डाउन फ्यू फिगर्स, ओके। चलो आप मेरे साथ लिख लो यहाँ पे, एनुअल प्रीमियम 1,25,000, टोटल प्रीमियम 3,75,000, सम अशोर्ड उधर लिखो, उधर लिखो, उधर लिखो, देख के ध्यान से लिखो, सम अशोर्ड 4 लाख, जबकि पैसा कितना आया हाथ में 50,000 नहीं 4.5 लाख, 4,50,000। So I have written down the data. Any problem? तेरा फेवरेट पोजीशन है क्या वो, ठीक है उधर, इधर भाई ध्यान से, अभी अपने को कंडीशन चेक करने के हैं। फर्स्ट कंडीशन, हाथ में जो अमाउंट आ रहा है वो 1 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, अपने हाथ में कितना आ रहा है 4.5 लाख, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फर्स्ट कंडीशन इज टिक, मेरा फर्स्ट कंडीशन इज टिक, है कि नहीं।
अमाउंट रिसीव्ड हाथ में 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो है कि नहीं है ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं भाई। अच्छा, सेकंड कंडीशन के लिए आपको देखना है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड देखो कितना होता है, देखो 4 लाख। 4 लाख का 10% बोलो कितना आता है, 40,000। 40,000, जबकि एनुअल प्रीमियम कितना है, 1.25 लाख। तो 1,25,000 इज मोर देन 10% ऑफ 4 लाख, मोर देन 40,000। तो सेकंड कंडीशन इज टिक। तो अब थर्ड कंडीशन में आप टीडीएस निकाल के बता दो। तो टीडीएस इक्वल टू 5% ऑफ, बोलो क्या लिखे, ब्रैकेट ओपन, हाथ में पैसा कितना आया, माइनस, माइनस क्या करें, हाँ माइनस 4 लाख की 1,25,000, 1,25,000, 3,75,000 टोटल प्रीमियम पेड, 75,000 का 5% बोलो, गंदा 3750। हाँ सही है, अरे सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला पढ़ने का तो, ये मिस्टर जेड अपना बंदा, इसको कितना मिला है, 95,000 रुपया मिला, 1 लाख से कम, मैं दी एंड हो गया तेरा, टीडीएस नहीं होगा, नो टीडीएस। सेकंड केस में उस बंदे के हाथ में पैसा कितना आया, बोलो मेरे को, 95,000, लाख रुपए के अंदर आया ना, 95,000 लाख रुपए के अंदर, तो बात ही खत्म, दी एंड करो, नो टीडीएस, खत्म है ये। अभी हम लोग सुबह सुबह 2 सेक्शन किए, डी और डा, डी और डा। डी क्या था, इंश्योरेंस कंपनी जब एजेंट को कमीशन देती है तो उसका 5% टीडीएस काट देती है, ठीक है। और इधर डा में क्या था, इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पे पैसा देती है तो टीडीएस काटती है। गुड। अब आया ई, डी क्या, ओ डाउट नहीं, ठीक है। डी डा ई, अब ई में आ गए हम लोग। गोरा आया खेलने इंडिया में, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्समैन है या फिर एंटरटेनर है, मतलब एंटरटेनर मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन लोग आते हैं, तुमको मालूम है। अभी धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडियन का कल्चर क्रिएट हो रहा है, यूट्यूब पे तुमने बहुत सारे वीडियोस आई थिंक देखे होंगे, है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन के। अपने इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडियन एक्चुअली पहले भी था, जिनको हास्य कवि बोलते थे, पर चलता उतना नहीं था। अब मतलब ये एक बढ़िया करियर बन गया है, बहुत सारे लोग इसमें घुस रहे हैं, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी, यूट्यूब में वीडियोस भी डालते हैं, तुम देखते हो, भयंकर, मतलब लोग उसको पसंद भी करते हैं। बाहर ये कल्चर भयंकर है, पहले से और बहुत ज्यादा हिट है। तो बड़े बड़े कॉमेडियंस इंडिया में आते हैं, रसल पीटर इंडियन है, कनाडा का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, रसल पीटर्स, ठीक है। ही इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉमेडियंस इन द वर्ल्ड। एक बार में जब मतलब उनका कॉमेडी शो होता है ना, तुम समझ लो ईडन गार्डन जितना भीड़, इतना बड़ा, सोच लो, ठीक है। तो वो आता है बॉम्बे में, शो परफॉर्म करता है, दबा के नोट छापेगा और फिर चला जाएगा। तो उसका हम लोग काटेंगे कि नहीं टीडीएस, काटेंगे टीडीएस उसका हम लोग, ठीक है। तो ये किसके ऊपर है बताओ, किस किस का कटेगा, स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनर, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सबके सब बाहर के हैं, ठीक है, फॉरेनर्स हैं। तो जब बाहर वालों का हम लोग टीडीएस काटते हैं तो साथ में सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस भी काट के रख लेते हैं ना, 20% काटेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर जा रहा है ना वो, तो उसका तो इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में जमा होगा नहीं, तो कितना काटेंगे, 20%। 20% टीडीएस कटेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, प्लस सरचार्ज। क्लियर है कि नहीं है। किस किस को पेमेंट करते वक्त काटोगे, स्पोर्ट्समैन और एंटरटेनर, खाली स्पोर्ट्स, खाली स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्समैन एंड एंटरटेनर एंड हु एल्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनको जब पैसा दिया जा रहा है तो टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। समरी लिखो, अर्लियर 20% प्लस एससी पर प्लस एचईसी, नो लिमिट। earlier 20% of the amount plus surcharge plus health and education
सेस। ठीक है, अभी तक देखो ये स्पोर्ट्समैन इंडिया में आके क्या किया है, गेम खेला है एक्सक्लूडिंग कार्ड गेम एंड गैम्बलिंग, उस पे तो 30% कटेगा ना, उस पे कितना कटता है 30% प्लस क्रिकेटर को बुलाए थे क्रिकेट खेलने, अब क्रिकेट बैट बॉल तो खेल नहीं रहा है, पत्ता खेलने चला गया कसिनो में तो उसका 20 नहीं उसका 30 कटेगा। ठीक है, फिर वो 194 बी में घुस गया है। ओके, तो 30% प्लस एससी प्लस एचईसी, तो हम लोग बोले एक्सक्लूडिंग पत्ताबाजी। ओके, एडवर्टाइजिंग के लिए ये लोग इंडिया में आए हैं एडवर्टाइज करने के लिए, क्योंकि तुमको मालूम है इंडिया में क्रिकेट का एक जुनून है। ठीक है, हर क्रिकेटर जो पूरे इंडिया के बाहर कहीं भी पैदा होता है वो यही भगवान से मनाता है कि हमको अगले जन्म में भारत में पैदा कर देना। ठीक है, बिकॉज कोई भी क्रिकेटर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का चाहे इंग्लैंड का कितना ही अच्छा खेल ले, हाँ उतना कभी कमा ही नहीं सकता है जितना वो इंडिया में कमा सकता है। इंडिया में और नहीं तो कुछ वो शेरवानी गार्ड करवा देंगे उससे, है ना। ठीक है, बाहर तो होता ही नहीं है शेरवानी का ऐड। ठीक है, इधर 3 नंबर दारू का ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे तो स्पोर्ट्समैन लोग फिट होते हैं। ठीक है, पर वो दारू की कंपनी का ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। विराट कोहली दारू की कंपनी का ऐड करता है तो बोलता है नहीं हम तो पानी का ऐड कर रहे हैं। वो पानी बेचने वाली कंपनी क्या बनाती है, बिस्लरी है क्या वो एकदम शरीफ बनता है लोग। एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट के अलावा आर्टिकल्स दिखा है? क्या लिखा है, आर्टिकल्स दिखा लो मैगजीन और जर्नल्स के लिए। मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये लोग इतने पढ़े लिखे थे तो बैट बॉल में आए कैसे। अगर आर्टिकल लिखने जितना टैलेंट है कि न्यूज आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं तो फिर बैट बॉल कैसे खेल रहे हैं। पर ठीक है, गोरे हैं ना, उनको इंग्लिश आता है, सो दे कैन राइट आर्टिकल्स। ठीक है, मदर टंग में आर्टिकल लिखना उनके लिए आसान है। या कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जिन्होंने भारत में कोई गेम ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इनका आप टीडीएस काटोगे 20%। अब इधर देखो, रिकी पॉन्टिंग पुराना क्रिकेटर रिटायर्ड हो चुका है ना। ओके, ये रिकी पॉन्टिंग वगैरह सब सचिन के रेंज में थे। ठीक है, तो रिकी पॉन्टिंग इंडिया में आया, आर्टिकल न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल दिया है, उसको 25,000 रुपया मिला है शगुन का। ठीक है, 25,000 रुपया टीडीएस कटेगा इसका, कटेगा कितना कटेगा 20% प्लस। अब एक दिक्कत है, सरचार्ज कैसे निकालोगे इसका, बाकी इंडियन इनकम पता है क्या, गोरे का फॉरेन इनकम पे तो टैक्स होता नहीं है, गोरे का जो इंडियन इनकम है उस पर टैक्स होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अदर इंडियन इनकम आई विल अज्यूम इट टू बी जीरो। तो अदर इंडियन इनकम जब तक 50 लाख के ऊपर नहीं हो तब तक सरचार्ज नहीं है ना। अरे इंडिविजुअल में सरचार्ज कब लगता है, 50 लाख के ऊपर, इसका तो 25,000 इंडियन इनकम, तो सरचार्ज तो नहीं लगेगा, काटो प्लस सेस, सेस तो लगेगा ही 4% सेस, तो 25,000 का 20% और उस पर 4% सेस जोड़ के निकाल लो। ₹5200। क्या ठीक है, तो सरचार्ज इसका कैसे निकालूं, इसकी अदर इंडियन इनकम तो पता नहीं है। इसकी अदर इंडियन इनकम अगर दी होती और वो 50 लाख के ऊपर होती तब तो सरचार्ज इस पे लगाते हैं हम लोग, है ना। तो आई डोंट नो, तो कैसे मैं लगाऊं सरचार्ज। तब लगेगा सरचार्ज सब। अच्छा सुनो, रिकी पॉन्टिंग आया यहाँ पे ठुमक ठुमक खेला, उसको 75 लाख रुपया मिला है। कितना मिला है, 75 लाख रुपया मिला है। अब 75 लाख 50 लाख के ऊपर है पर 1 करोड़ के नीचे है, तो 10% सरचार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, सरचार्ज का स्लैब था ना 10, 15, 25, 37। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने सरचार्ज वाला ज्ञान यहाँ पे नोट की तरह डाल भी दिया है तुम्हारे लिए, देख लो। खन खन, ठीक है ना, ऊपर कर रहे हैं। हो गया।
डी हो गया, डा हो गया, ई हो गया, अब ई होगा, ठीक है। बोर्ड पे देखो 194 डबल ई। यार एक बार सबको देखो, मैंने शायद ये कटा दिया था क्या, जाके देख के आओ। मैंने दो कटवाए हैं, एक एफ कटवाया होगा, डबल ई भी कटवाया है क्या, उसको नॉट काटो, मतलब उसको टिक मारो। हाँ सिर्फ 194 एफ कटेगा, ठीक है। ओके है, ये देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सुना है ना, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी से जब आपको इनकम मिलता है और वो 2500 या उसके ऊपर है तो टीडीएस कटेगा 10%। अच्छा, क्या फॉरेनर लोग भी एनएससी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस। कहाँ जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस, जिसको जो कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तुमको अगर किसान विकास पत्र भी खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड में ही मैं बता रहा हूँ ठप पड़ गया, एकदम एकदम जोर से ठप पड़ गया है। एक समय था जब पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था लाइफ का। ईमेल नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजनी है तो द ओनली तरीका इज चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस। तो हर देश में पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पोस्ट ऑफिस का भट्टा बैठ गया है, क्योंकि हम लोग के पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, मुझे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कोई भी इंफॉर्मेशन देना है, मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा कि मोबाइल उठाऊंगा, मोबाइल उठाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, धनाधन। शादी ब्याह के कार्ड का भी आजकल तुम लोग को मालूम है इनविटेशन वीडियो बनता है, सेव द डेट्स का, होता है कि नहीं होता। शादी ब्याह वगैरह में भी जब इनवाइट करते हैं ना, तो जो कैमरामैन होता है हमारा, वो तुमको 30 सेकंड्स 1 मिनट का एक इनविटेशन वीडियो बना के दे देगा, पीछे पीछे म्यूजिक बजता रहेगा, उसमें लिखा रहेगा सेव द डेट, इस दिन इन लोग का ये है, ये है, ये है, ये है। और वो तुम सबको बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूरे रिलेटिव वगैरह को भेज रहे हो। कार्ड वगैरह का भी नौबत कम होते जा रहा है, पर कार्ड फिर भी देना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इन्विटेशन, इट्स अबाउट द मिठाई दैट यू हैव टू गिव, ओके। सो वो कुछ बड़ा सारा ट्रेड ट्रू वो सब जाना जरूरी होता है, इसीलिए हालांकि व्हाट्सएप में बोला जा चुका है, फिर भी जाके तो देना पड़ेगा ही ना। अच्छा, ये सब देखो परंपराएं हो गई हैं, क्या उपाय है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस वालों, आजकल ये लोग एकदम टोटल खाली बैठे रहते हैं। इनको भेजना खाली कोरियर वोरियर वाला सामान है, वो भी इनसे बंद हो रहा है, क्योंकि लोगों को पोस्ट ऑफिस से भरोसा है नहीं, तो लोग प्राइवेट कोरियर के पास जा रहे हैं। तुमको पता नहीं होगा, सीए इंस्टीट्यूट एग्जामिनर है ना, सीए इंस्टीट्यूट थैला भेजती है एकदम घर पे। मेरे घर पे थैले आया करते थे, इतने बड़े बड़े थैले, मतलब तुम वो थैला देख के घबरा जाएगा। ग्रीन कलर का एकदम कोई कपड़ा का अजीब सा एक थैला होता था, ऐसे रस्सी से खींच के बंद करने वाला, इतना बड़ा थैला। उसमें एक एक थैले के अंदर 3 3 बंडल, अब 3 से 4 बंडल, एक बंडल 40 कॉपी का, तो मतलब 4 बंडल अगर पकड़ो तो 160 कॉपी, ऐसे कर 3 मोटा मोटा पूरा बंडल आता, उठाओगे ना भाई, हैवी वजन होता है, मतलब तुम्हारा डंबल एक्सरसाइज सब हो जाएगा। तो वो सीए इंस्टीट्यूट भी पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजती, तुम सोचो। सीए इंस्टीट्यूट कौन बनाया, सरकार। पोस्ट ऑफिस किसका है, सरकार। फिर भी उस पर भरोसा नहीं है। ब्लू डार्ट कोरियर से आता है, इंडिया का सबसे बेस्ट कोरियर सर्विस है ब्लू डार्ट, उससे भेजा जाता है। तो खुद सोचो, एक सरकारी एंटिटी दूसरे सरकारी एंटिटी को यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, दे हैव लॉस्ट फेथ इन वन अनदर, ओके। तो ऐसा हालत है पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस वाले करते क्या, यही सब जमा पूंजी टाइप का काम करते हैं। आओ हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट खोल लो। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स खुलता है, खोल तो लोगे लेकिन जब पैसा उठाने जाओगे ना तब पता चलेगा कि वो लोग कितना नक्शा करेगा, ठीक है। एक नंबर के बदमाश होते हैं ये लोग, ओके। इन्हीं के यहाँ जाना पड़ेगा फॉर दिस एनएससी वगैरह। तो जब पैसा आएगा, देखो इधर देखो, देखो कितना, 2500 या उससे ऊपर, तो ये लोग टीडीएस काट देंगे। अब सोचो, ऐसा हालत आ गए आज के दिन, इंडियंस लोग भी जाके पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीदने को रेडी नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट की ऑप्टिमिज्म देखो, कि अगर नॉन रेसिडेंट एनएससी में इन्वेस्ट किया तो उसका भी ये लोग अलग से रेट बता रखे हैं, ठीक है। रेसिडेंट लोग अगर एनएससी में इन्वेस्ट करेगा तो 10% कटेगा, गोरा आके करेगा तो 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, मतलब वो अपने देश के पोस्ट ऑफिस में जा नहीं रहा है, पर वो हमारे देश के पोस्ट ऑफिस में आके एनएससी जरूर खरीदेगा। दैट्स ऑप्टिमिज्म, ओके ना।
ठीक है, अपना क्या, अपने को तो याद करना है, करते हैं चलो। लिखो, पेमेंट के टाइम पे कटेगा, 10% के रेट पे कटेगा, और 2500 या उसके ऊपर होने पे कटता है। ठीक है, और अगर सपोज जो एनएससी होल्डर था वो मर गया, उसका रिलेटिव मतलब जो लीगल है वो लेने जा रहा है, तो वो लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके, जो असेसी था, जिसके नाम पे एनएससी था, वो मर गया, उसके वारिस जा रहे हैं कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक हाथ में से लोटा है राख, तो वो लोग देखते बोलेंगे ठीक है तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेंगे, वो जाओ। समझ गए? इसके आने का चांस 0.1% एग्जाम में। ऊपर करूं इसको? ठीक है, अब आया ये लॉटरी टिकट। सुनो, जो लोग लॉटरी का दुकान खोल के बैठे हैं, जो लॉटरी का दुकान खोल के बैठे हैं, तुमको तो मैंने बताया था ना, लाल बाजार पुलिस स्टेशन हजू में हेडक्वार्टर, उसके सामने एक लॉटरी की दुकान है। ठीक है, चाय वाला है, और गंगूराम या गंगोत्री कुछ है, उसके बीच में एक एग्जैक्टली एक लॉटरी की दुकान है जहाँ लॉटरी बेचते हैं। अब लॉटरी वाली जो कंपनी है, महालक्ष्मी है, जो भी नाम होता होगा, वो लॉटरी वाले को, लॉटरी के दुकान वाले को कमीशन देती होगी लॉटरी बेचने पे। अगर कमीशन का अमाउंट 15,000 के ऊपर है तो उसका 5% टीडीएस कटेगा। कौन किसको दे रहा है? लॉटरी कंपनी, लॉटरी सेल्समैन को कमीशन दे रही है। कितने का कमीशन? मोर देन 15,000, तो 5% टीडीएस कटेगा। ठीक है, अभी तो मैं जैसे अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक सेक्शन। टुमारो जब अपना ये पूरा चैप्टर सेलेक्ट हो जाएगा, तब मैं तुम लोग को ना एक पेज का एक समरी चार्ट दे दूंगा। अब एक पेज का है, 2 पेज का, व्हाटएवर, समरी चार्ट दे दूंगा, जिसमें सेक्शन नंबर लिखा रहेगा, कब टीडीएस कौन से ट्रांजैक्शन पे कट रहा है, किसका कट रहा है, और अर्लियर पे कटता है कि पेमेंट पे, रेट क्या है, मॉनेटरी लिमिट है क्या, उसका एक पूरा समरी चार्ट दे दूंगा, ताकि तुमको याद करना आसान हो जाए। ये वाला तुमको हेल्प करेगा, जो छोटा सा लिखाया हूं इसमें, कि जब तुम ये पढ़ोगे तो पहले ही बाहर ये पढ़ लिया, तो अंदर जाके जब देखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा मैं सारे सेक्शंस का मिला के भी समरी चार्ट दे दूंगा तुमको। ठीक है, डन है कि नहीं है? तो कौन किसका कमीशन एजेंट टीडीएस काट रहा है? जब लॉटरी कंपनी लॉटरी सेल्समैन का को कमीशन पे करती है तो उस वक्त टीडीएस काटती है। ओके, ऊपर कर दे। अब बवाल आ गया, अब बवाल आ गया। इधर खाली बोर्ड पे देखते रहो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करना। सबसे सॉलिड है, 194 HIJ। अरे क्या कर रहे हो, लिखा हुआ तो है ही वहां पे, खाली बस ध्यान दो बोर्ड पे। अंदर लिखा हुआ नहीं है क्या? मैं कुछ अलग लिखा हूं क्या? 194 HIJ, हिज। ठीक है, बीच वाला छोड़ो। HIJ तो लाइन से होता है, HIJ, ABCD बोल के देख लो, ABCDEFGHIJ। तो ये HIJ बहुत इंपॉर्टेंट है, जी इंपॉर्टेंट है, वो तो लॉटरी वाला तो रेयर ट्रांजेक्शन है। HIJ महा इंपॉर्टेंट, जो हम सबको अफेक्ट करता है। H जिस चीज के ऊपर है, कमीशन एंड, खाली बस देखो ना प्लीज, चुपचाप खाली देख के याद करो ना, कुछ कॉपी नहीं करने का है। एच किस पे बोलो तो? कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज। मैं अपने फ्रेंचाइजीज को क्या देता हूं? कमीशन। अरे मैं अपने फ्रेंचाइजी को क्या देता हूं? कमीशन। आई पे 50% कमीशन टू माई फ्रेंचाइजीज। तो जब मैं उनको पेमेंट करता हूं तो मेरे को उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, मैं 5% टीडीएस काटूंगा। कमीशन पे कितना होता है बोलो? 5%, तो 5% टीडीएस काटूंगा, काटता ही हूँ। अच्छा, फ्रेंचाइज बिजनेस हैज बिकम वेरी पॉपुलर। तुम कोचिंग टीचर का एग्जांपल मत दो, तुम एग्जांपल लो मैकडॉनल्ड्स का। एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड्स का भयंकर फ्रेंचाइजीज है कि नहीं है?
अब इधर में पता है क्या हुआ तुम लोग को, मैकडोनल्ड बहुत ही मशहूर ब्रांड है, पर इंडिया में कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मैकडोनल्ड्स के प्राइसेस तो कम है, पर उनका जो सेटअप कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ। तो मैकडोनल्ड्स ने अपने बहुत सारे आउटलेट बंद किए। अगर मैं तुमको मतलब इंडिया का स्टोरी बताऊं, इंडिया में जो मैकडोनल्ड्स का सुपर फ्रेंचाइजी लेके बैठा था ना, उसका मैकडोनल्ड्स के साथ हो गया पंगा, तो वो अग्रीमेंट टूटा, तो कई जगह पे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बंद हुई। ओके, मौके का फायदा उठा के चौका मारा बर्गर किंग। ठीक है, मैकडोनल्ड जैसा ही डिट्टो एकदम है बर्गर किंग, डिट्टो सेम। मतलब मैकडोनल्ड में जो जो तुमको मेन मेन आइटम्स मिलते हैं ना खाने के, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, ये आइसक्रीम टाइप का बहुत सारा आइटम्स, डिट्टो सारा मेनू बना के बेचता है बर्गर किंग। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बर्गर किंग की जगह जगह नए नए बहुत सारे फ्रेंचाइजी खुल गए। ठीक है, और सुनो, बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी खुला, इसके अलावा तुमको मालूम है ये इंडिया का ही एक बंदा है, कैलकाटा का एक बंदा है जिसने वाओ मोमो स्टार्ट किया था। ठीक है, वो बंदे का नाम नहीं मालूम, वो मतलब वो है, सिंधी है, सिंधी बंदा है। ठीक है, कलकत्ता का ही है। ठीक है, उसने चालू किया था वाओ मोमो, उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरे से 1-2 साल ही बड़ा है बस, और वाओ मोमो स्टार्ट किया उसने। मोमोज जैसे मैकडोनल्ड इज नोन फॉर बर्गर्स, मोमो एक क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का आइटम है खाने का। इट्स अ काइंड ऑफ अ चाइनीज आइटम, जो नॉर्थ ईस्ट में अपने असम वगैरह है ना, उनमें बहुत पॉपुलर है। और बंगाल में भी पॉपुलर होने का कारण है कि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई खाना फेमस होगा तो वो कैलकाटा में आ ही जाएगा। तुम देखोगे कैलकाटा में चाउमीन और मोमो जितना सेल है उतना इंडिया के दूसरे शहरों में नहीं है। इंडिया में कैलकाटा में चाइनीज थोड़ा ज्यादा है, चाइनीज लोग रहते भी ज्यादा है यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी ज्यादा रहते हैं, और वहाँ का खाना भी आ जाता है। तो इसने बोला कि हम लोग मोमो के नाम से एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, सो दे स्टार्टेड वाओ मोमो। आज वाओ मोमो का काउंटर हर एक मॉल में तुमको मिलेगा, तुम कोई भी मॉल वॉल में जाओ तुमको वाओ मोमो काउंटर मिलेगा। तो ये सब फ्रेंचाइजीज है कि नहीं है, क्या है ये सब फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक मेक्सिको मालूम, अमेरिका, अमेरिका के पड़ोस में क्या है, मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको का एक पर्टिकुलर खाना है जिसको बोलते हैं टाको। ठीक है, टाको क्या होता है, रोटी को ये बस रैप कर दो ऐसे, रोटी, रोटी जैसा कुछ थोड़ा मोटा रहेगा, उसके बीच में सब्जी डाल के ऐसे बस रैप करके दे दिया, लो खा लो, दैट इज टाको। तो अब क्या है, टाको की वन ऑफ द फेमस कंपनीज है टाको बेल। तो अब टाको बेल भी अपना पंख फैला रहा है। ठीक है, और हर बड़े बड़े मॉल में टाको बेल के आउटलेट्स खुल रहे हैं। क्या है सर ये सब, फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी छोटा मोटा काम है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो कंपनी जब अपने फ्रेंचाइजी को कमीशन पे करती है तो टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी, टीडीएस काटेगी। अच्छा नाउ वेट, अब कमीशन के बाजू में तुमको एक नाम देखने को मिल रहा है, क्या बोलो तो, ब्रोकरेज, दलाली। जैसे तुम ब्रोकरेज देखोगे तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा स्टॉक मार्केट। अरे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर बैठा हुआ है, जो हमारे लिए सौदा करता है, उसको भी तुम ब्रोकरेज देते हैं, तो क्या उसका भी हम लोग टीडीएस काटेंगे, सर नहीं। सेक्शन नंबर 194H के अंदर क्लियरली बोला हुआ है कि ब्रोकरेज सिक्योरिटीज छोड़ के, मतलब स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकरेज होता है वो वाला छोड़ के, तो उनका आप टीडीएस नहीं काट सकते। हाँ, सिक्योरिटी छोड़ के, कमोडिटी छोड़ के नहीं, यानी कमोडिटी मार्केट में जो ब्रोकरेज देते हैं उस पर टीडीएस काटा जाएगा। क्लियर है बात ये एच था कमीशन के ऊपर, बहुत फेमस। ओके, नेक्स्ट सर जी क्या है, नंबर आई। आई पढ़ो तो अंदर में क्या लिखा है, टीडीएस ऑन रेंट। अच्छा आई पे रेंट, ठीक है, आई पे रेंट। इसमें रेंट की जो लिमिट होती है ना, वो साल का 2,40,000 है, या महीने का 5 लाख है। ठीक है, तो रेंट पे टीडीएस कटेगा, कितना टीडीएस कटता है, 10%। रेंट पे टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा, 10%। अच्छा मैं तुम लोग की बात करता हूँ, नॉर्मली भाड़े पर लोगों को सबको मालूम है कि अगर भाड़ा 2,40,000 हो जाए, पहले 1,80,000 था, अभी अमेंडमेंट आ गया, अभी 2,40,000 हो गया। 2,40,000 मतलब महीने का कितना, 20,000 रुपया। तो 20,000 के ऊपर अगर रेंट होगा, 20,000 के ऊपर अगर रेंट होगा तो टीडीएस के दायरे में आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने बड़ा नया फंडा निकाला। ठीक है, कि कहीं भी तुम रेंट वगैरह पे लेने जाते हो ना, छोटा छोटा ऑफिस वगैरह कुछ भी, तो वो लोग क्या करते हैं, 20,000 तक का रेंट पक्के में दिखाते हैं, बाकी का रेंट कच्चे में ले लेते हैं, ताकि उससे क्या होता है, टीडीएस वाला चक्कर हट जाए। मेरा बात समझ रहे हो तुम, यू गेटिंग माय पॉइंट। सपोज कोई सीए है, उसको छोटा सा एक ऑफिस देना है अलग से, तो रेंट है 25,000 रुपया, 25,000 रेंट बोलते हो गया 3 लाख, 240 के ऊपर तो टीडीएस काटना पड़ जाएगा। तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि एक काम करो, 20,000 पक्का में देना, 5,000 कैश में पकड़ा देना, हाथ में दिखा देंगे एग्रीमेंट में 20,000 है, तो टीडीएस का चक्कर हट जाएगा। ठीक है, ये हुआ टीडीएस ऑन रेंट 10%। अब ये नीचे देखो 194 क्या बोला,
जे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, तुम्हारा डाउट आएगा कि मैं प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस किससे लेता हूं। आई कैन गिव यू एग्जांपल। 194 जे हालांकि मेरे आज का एजेंडा में नहीं आएगा, ये कल आएगा, ठीक है, पर हल्का सा बता देता हूँ। मैं प्रोफेशनल सर्विस लेता हूँ एसएमएस वाले से, ठीक है। मेरे साल भर का ना एसएमएस का खर्चा बहुत अच्छा खासा आ जाता है, बिकॉज मैं कितने सारे एसएमएस भेजता हूँ एवरी टाइम बिफोर एवरी क्लास इन कैलकाटा स्टूडेंट्स लोग को, ठीक है। टाइमिंग का क्लैरिफिकेशन एक बता दिया, इस तरह से मैसेज जाते रहता है। तो एसएमएस का मेरा बहुत अच्छा खासा खर्चा पड़ता है। दैट्स अ प्रोफेशनल सर्विस, दैट्स अ प्रोफेशनल सर्विस। तो उसके लिए मेरे को देना पड़ता है ये 194 में टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनो, दूसरा, मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाया है, ये सॉफ्टवेयर लिया है, आई मेड पेमेंट, तो दैट्स प्रोफेशनल सर्विस। तो मुझे टीडीएस 194 जे में काट के पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन बहुत फेमस है, HIJ। और फेमस कौन सा है, ये अपना हीरो 194C। कॉन्ट्रैक्टर लोग को जब भी दो 1% 2% काट के, उमंग का कितना काटते हैं 1%, ठीक है। और फिर और सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, सबसे ऊपर सबका बाप 192 सैलरी पे करता है, TDS। ग्रेट, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 194H, TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो एक शॉर्टकट होता है वो लिख लिया जाए। वहां लिखना फ्रेंचाइजी। एग्जाम में अगर वो लोग फ्रेंचाइजी बोल दें तो समझ जाना यही वाला है 194H, कमीशन ब्रोकरेज, ठीक है। करेक्ट है, ओके। कौन कौन टीडीएस काटेगा, बाकी सब तो काटेंगे, पर इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तभी काट सकते हैं जब उनका टैक्स ऑडिट होता हो। हु इज द डिडक्टर, हु इज द डिडक्टर, एनी पर्सन या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट होता हो, ठीक है। ये लोग जब भी किसी को भी कमीशन या ब्रोकरेज पे करेंगे तो 5% टीडीएस काट के करेंगे ये लोग, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट में आता है एंड अदर पर्सन, ये लोग जब किसी को भी कमीशन या ब्रोकरेज देंगे तो 5% टीडीएस काट के देंगे। टीडीएस कब कटेगा ऊपर देखिए बताओ, अर्लियर क्या रेट है बोलो, अमाउंट कितना क्यों होना चाहिए बोलो, मोर देन 15,000, क्या ठीक है ना। अब बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एग्जामिशन है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत सारे। तो ये लोग जब अपने बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकार का है, पता है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर संचार, ये टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है, ये लोग जब अपने फ्रेंचाइजीज को देता है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड, ओके। अब कमीशन का डेफिनेशन देख लो आओ। कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ऐसे बंदे को एजेंट बोलते हैं ना, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं बोलो, एजेंट।
तो यानी इससे ये समझ में आ गया कि ये वाला सेक्शन 194 अट्रैक्ट तब होता है जब ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल टू एजेंट है एंड नॉट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है तो ये अट्रैक्टेड नहीं है। जब प्रिंसिपल टू एजेंट है, जैसे मैं फ्रेंचाइजर हूं तो मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे फ्रेंचाइजीज क्या है, एजेंट है, जो मेरे बिहाफ में अलग अलग लोकेशन पे क्लासेस चला रहे हैं। तो जब प्रिंसिपल टू एजेंट होता है तभी ये कमीशन ब्रोकरेज लगता है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड or for any service in the course of buying or selling of goods or in relation to any transaction or asset not being securities, not being securities। तो स्टॉक ब्रोकर को जब आप ब्रोकरेज देते हो तो उस पर आप टीडीएस नहीं काट सकते, पर कमोडिटी मार्केट में अगर आप सौदा किए हो तो कम वहां पे अगर ब्रोकरेज दियो तो आप टीडीएस काटोगे। ठीक है, देखो 4 नंबर पढ़ो। The transactions related to securities are not covered by 194H। तो जब आप ब्रोकर वगैरह लोग को पे करोगे ब्रोकरेज तो वो कवर नहीं होगा, पर कमोडिटी मार्केट वाला कवर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब एक बात सुनो, एयरलाइंस, लोग अपनी एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं, आजकल कोई भी एजेंट के पास नहीं जाता। ठीक है, सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, सब ऑनलाइन बुकिंग होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ लोग करते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, तुमको यहाँ से दिल्ली जाना है, फ्लाइट बुक करना है, इंडिगो से जाओगे तुम भी जानते हो। तुम क्या करोगे, यात्रा.com या मेकमाईट्रिप.com खोलोगे, उसमें टाइप करोगे फ्रॉम कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट टू दिल्ली इंदिरा गांधी फलाना ढिमका। ठीक है, सर्च करोगे क्या क्या फ्लाइट ऑप्शन अवेलेबल है, फिर जो तुम्हारा कन्वीनियंट टाइमिंग है, मैं इतने तारीख को इतने बजे पहुंचना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, जो सही बैठता है वो देख ली वहां से। अब वो देखने के बाद इंडिगो के साइट से जाके टिकट बुक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यात्रा से करोगे तो 300 रुपया काट लेगा। मतलब सपोज फ्लाइट टिकट अगर 14,000 का है तो दे विल चार्ज यू 14,300 रुपया, कुछ डिफरेंस देगा ना वो। तो तुम यात्रा के साइड से खाली देख लिया और जाके पेमेंट कहाँ से कर रहा है, इंडिगो से कर रहा है, घना शाना है तुम। ठीक है, मैं बताता हूँ ये टेक्निक वर्क नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि यात्रा और मेक माई ट्रिप का जो साइट है बहुत यूजर फ्रेंडली है, इंडिगो का साइट बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। इंडिगो के साइट से बुक करने जाओगे कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, यात्रा से बुक करोगे तड़ाक से बुक हो जाएगा। तो लोग 300 रुपया देखते नहीं है जहाँ पे हजारों का टिकट बुक हो रहा है, तो इसीलिए यात्रा वाला भी कमा रहा है ना। सलमान खान ऐड किया था यात्रा का, याद है? ठीक है, यात्रा से टिकट बुक करते हो तो लोग पूछते हैं 5 रुपया डालोगे क्या बीइंग ह्यूमन में, तो हम लोग बोलते हैं नो। ठीक है मतलब तुम चाहो तो डाल भी सकते हो, भाई तुम्हारे पैसे की टी शर्ट पहनेगा। ठीक है ना? अब सपोज मान लो एक कंपनी है, सपोज मान लो एक कंपनी है, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज लोग को भेजना है कहीं पे, तो वो लोग 10 टिकट बुक कर रहे हैं। कितना टिकट? 10 टिकट बुक कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हैं। अच्छा, कंपनियां एजेंट के थ्रू करती हैं, ओके। तो जब एजेंट के थ्रू बुक करेंगे तो एजेंट तो 300 रुपया के हिसाब से 10 जन का 3,000 रुपया चार्ज करेगा, है ना। तो क्या ये कमीशन ब्रोकरेज में आता है? सीबीडीटी बोला हाँ, ये कमीशन ब्रोकरेज में आता है। तो 3,000 रुपया पे 5% टीडीएस काट देना, 150 आएगा। क्लियर है ये? रीड 3 नंबर। It is clarified that tax should be deducted at source under 194H on account available to agents, being the difference between the airfare fixed by the airlines and the price charged by the agent। तो टीडीएस काट देना उसका। ठीक है, सही है कि नहीं है? ओके ना। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बोले जा रहा हूं, एक कंपनी अपने सेल्समैन लोग को कमीशन देता है कि नहीं? हाँ, कंपनी अपने सेल्समैन लोग को कमीशन देता है कि नहीं? तुम कभी भी ना कोई भी दुकान में घुसे होगे तो वहां पे जो सेल्समैन रहता है कितना तुमको प्रेम से एक एक सामान दिखाता है,
और फिर बोलता है अरे देखिए ना, लेना कौन है, देखो तो सही। पर यू नो, देखेंगे तो एक मॉरल प्रेशर बिल्ड हो जाता है, साइकोलॉजी है ना। तो देखो देखो सामान दिखाते रहते हैं और तुमको सारा टॉप नॉच आइटम दिखाते हैं, महंगा से महंगा, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। जो शॉप का ओनर है वो अपने सेल्समैन लोग को फिक्स सैलरी बहुत कम देता है। उनकी फिक्स सैलरी बहुत कम होती है, 8,000 10,000 ऐसे, 10,000 भी नहीं, 8,000 मौके पे होती है। और उनको बोलता है कि तुम जितना माल बेचेगा उस पर हम तुमको कमीशन दे देंगे कुछ। तो इसीलिए वो सेल्समैन को एक इमोटिव है, एक इंसेंटिव है। तुम बगल में मोबाइल की दुकानें हैं, ये मोबाइल अड्डा है पूरा ये एरिया, यहाँ पे निकलो मोबाइल का घुस जाना अंदर। एक मोबाइल की दुकान में 6 काउंटर बनाया हुआ है अलग अलग कंपनी का। आके हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले जाएगा, मैं बोला मेरे पास है फोन, बोला फिर भी वापस। ठीक है, तो इनको क्या मिलता है, कमीशन। द पॉइंट इज, जब एक कंपनी अपने सेल्समैन लोग को कमीशन देगी तो क्या 194H में 5% टीडीएस काटेगी कि 192 में सैलरी में काटेगी? सैलरी में। कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को कमीशन देता है तो वो फिर सैलरी में कटता है 192 में, वो 194H में नहीं कटता है। ठीक है, हाइलाइटर उठाओ। उनका तो सैलरी में जोड़ के फिर 192 में जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आएगा वैसा कटेगा टीडीएस, उनका 5% की रेट पे नहीं कटेगा। आर यू क्लियर? कमीशन इनकम बहुत अच्छा खासा इनकम होता है। मतलब जो लोग भी काम करते हैं इस सब में, अगर वो लोग माल बेच पाते हैं देन दे गेट कमीशन इनकम। ओके, इनकी सैलरी बता रहा हूँ ना, बहुत ही कम होती है। होटल में जो वेटर लोग होते हैं उनकी सैलरी भयंकर कम होती है, भयंकर कम। 5,000 रुपया तो इमेजिन करो। जो कमाते हैं वो लोग सब किससे, टिप के पैसे से कमाते हैं। लोग खाना खाते तो टिप देते हैं कि नहीं देते हैं? तो टिप का ही वो लोग वैसे कमाते हैं। ये जो यहाँ पे इतने सारे तुम जाके देखोगे सेल्समैन लोग रहते हैं, इनकी बहुत कम सैलरी होती है, 5,000 4,000 6,000। किससे कमाते हैं? कमीशन से। माल बेचेंगे तो कमीशन मिलेगा, उससे कमाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब चलो समरी देख लो, यहाँ ऊपर समरी क्या था कमीशन का, बोलो मेरे को। कब कटेगा? अर्लियर। कितना परसेंट? 5%। अमाउंट कितना? मोर देन 15,000। अभी सुनो, आगे जाते हुए बहुत सारे सेक्शंस आएंगे जब मोर देन 15,000, मोर देन 15,000, मोर देन 15,000 होगा, तो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 15,000। अब ये तो बहुत काम आएगा, ये तो घर घर की कहानी है। रेंट, टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है, अच्छा, अभी रेंट के ऊपर ना अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर तो टीडीएस कौन काटेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका 44 एबी में कवर्ड है। पर इन्होंने ना रेंट पे टीडीएस के लिए अलग से एक और बना रखा है जहां नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर्ड है, जो इनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। टीडीएस कब कटता है? अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ पेमेंट। टीडीएस कितना रेट पे कटेगा? 10%। अच्छा सुनो इधर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर अगर रेंट पे दिया है, फिर से, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर अगर रेंट पे दिया है तो 10%। प्लांट मशीनरी रेंट पे दिया है तो 2%। क्या प्लांट मशीनरी भी रेंट पे दिया जाता है? हाँ, रेंट पे दिया जाता है। प्लांट मशीनरी भी रेंट पे दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों के फैक्ट्री में आइडल कैपेसिटी होता है। आइडल कैपेसिटी समझते हो? कॉस्ट में सब अपने सुनते हैं कि फैक्ट्री का एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ यूजेज, आइडल कैपेसिटी, तो वो लोग प्लांट मशीनरी भी रेंट पे देते हैं। तो वहां पे 2% टीडीएस है। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पिक्चर पे 10% टीडीएस का रेट है। रेंट कितना होना चाहिए साल का? 240 के ऊपर, मतलब महीने का कितना? 20,000। पहले ये था 15,000। पहले कितना था? 15,000। एक बार 15 इंटू 12 बोलो कितना होता है? 180। तो पहले 180 था, अभी कितना है? 240। ठीक है, अच्छा, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? मेरी बात सुनो इधर, मैं तो
कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखा हूं ये वाला रेंट पे, ठीक है। मैं एलएलपी हूं, मतलब कोचिंग सेंटर क्या है, एलएलपी। तो इंडिविजुअल एचयूएफ में तो आऊंगा नहीं, आई विल कम इन एलएलपी। तो मेरा जो रेंट होता है वो साल का 240 के तो ऊपर ही है, तो कितना टीडीएस काटते हैं, 10%। 10%, ठीक है। नाउ इधर प्लांट मशीनरी का रेंट पे कितना रेट है, 2%। प्रॉपर्टी पे कितना है, 10%। ठीक है। रेंट को आप जो भी नाम दे सकते हो, चाहे आप उसको लीज बोलो, चाहे सब लीज बोलो, चाहे टेनेंसी बोलो, कुछ भी बोलो। क्या चीज रेंट पे दिया गया है, लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टेनेंट। लैंड अपॉर्टेनेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा पोर्शन लैंड का जो साथ में होता है, उसको लैंड अपॉर्टेनेंट। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर। whether or not owned by the payee, whether or not owned by the payee। मतलब जो आपका लैंडलॉर्ड है ना, जो तुम्हारा लैंडलॉर्ड है, पेई मतलब लिख लो लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी का मालिक है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है लैंडलॉर्ड के नाम पे मालिकाना हक नहीं हो, किसी और के नाम पे हो, लैंडलॉर्ड बीच में एक पर्सन है। तो बोलता है कि जिसको आप दे रहे हो रेंट का पैसा, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ काइंड ऑफ सबलीज, इट्स अ काइंड ऑफ सबलीज। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। व्हेन यू गो टू गिरीश पार्क, लिबर्टी सिनेमा, गिरीश पार्क मेट्रो, गिरीश पार्क मेट्रो, लिबर्टी सिनेमा, लिबर्टी सिनेमा के जस्ट बगल में ही, लिबर्टी सिनेमा के पहले मेरे ख्याल से, ठीक है, गिरीश पार्क मेट्रो के थोड़ा सा आबादी में आता है, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है जो गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, रोड पे ही है, गर्ल्स हॉस्टल है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल है। नीचे लॉन्ड्री का एक दुकान भी है जहाँ ऑटोमेटिक लॉन्ड्री होता है, ओके। तो वो पूरा गर्ल्स हॉस्टल, वो पूरा का पूरा बिल्डिंग किसी ने लीज पे ले लिया, 10-15 साल के लिए पूरा का पूरा बिल्डिंग लीज पे ले लिया। और फिर अब वो बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम्स है, वो रूम्स लड़कियों को, जो स्टूडेंट्स होती है उनको लेट आउट करता है, ठीक है। तो जो बंदा वहां पे स्टूडेंट्स लोग को रूम लेट आउट कर रहा है, क्या वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, पर आप रेंट उसको दे रहे हो, तो बोला वो भी कवर्ड है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं वो टीडीएस काट नहीं सकते, बिकॉज उनका टैक्स वर्ड नहीं होता ना, स्टूडेंट का टैक्स वर्ड होगा क्या, नहीं, ठीक है, तो उनका नहीं होता। और नॉर्मल इंसान जो होते हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, ये देखो 194 IB इन, सुनो एक बार, वेट वेट, डोंट टर्न द पेज, जस्ट वेट, पे अटेंशन। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट होता है, वो अगर साल का 240 देंगे तो टीडीएस काटेंगे 10%, करेक्ट। और जो इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते, नॉर्मल इंसान हम लोग, ठीक है, जो टैक्स ऑडिट में नहीं आते, हम लोग के लिए लिमिट ज्यादा है। अगर हम लोग महीने का 50,000 से ज्यादा देंगे तो हम टीडीएस काटेंगे 5%, ठीक है, ये नया आया है, ओके। तो वो स्टूडेंट्स लोग जो वहां पे रहती हैं, ना तो वो 194 I में गिरेंगी, ना 194 IB, बिकॉज महीने का 50,000 थोड़ा देती होगी वो लोग, ठीक है, क्या पागल हो गया ये सवाल ही नहीं उठता। 50,000 रुपये महीने का रेंट, मतलब रहने का, मतलब बहुत आलीशान कुछ घर होगा तब जाके होता है इतना रेंट, ठीक है। ये क्लियर है, ऊपर चले, ठीक है, रेंट पे आते हैं तो। अच्छा, सपोज मान लो कि दो दो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लिखो दो दो लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड वन, लैंडलॉर्ड टू। ओके, तुम्हारा मंथली रेंट है 38,000, कितना बोला, मंथली रेंट कितना है
38,000। पर जो तुम्हारे लैंडलॉर्ड है ना, दो लैंडलॉर्ड है, वो लोग प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं। क्या है प्रॉपर्टी के को ओनर? जैसे दो भाई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जनरली को ओनर्स नहीं होते, प्रॉपर्टी एक ही के नाम पे होती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी। को ओनर वाला जो केस है ना, वो तब होता है जब बाप से विरासत में मिलता है। तो सोचो दो भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, मंथली रेंट कितना है? 38,000। ओके, तुम दोनों को आधा आधा अलग अलग देते हो, इसको 19,000 देते हो, उसको भी 19,000 देते हो पर महीने का। तो पर मंथ तुम दोनों को अलग अलग कितना देते हो? 19 19। तो जो हम लोग अभी पढ़ के आए ना 2,40,000 मतलब महीने का 20,000, ये 20,000 का लिमिट दोनों के लिए अलग अलग चेक होता है, दोनों को मिला के चेक नहीं होता। तो तुम दोनों को ही इंडिविजुअली तो 20 के नीचे दे रहे हो ना, तो टीडीएस नहीं कटेगा। पढ़ो अंदर। where the share of each co-owner in the property is definite and ascertainable. The limit of 2,40,000 यानी 20,000 रुपया पर मंथ will be applicable to each co-owner separately. To each co-owner separately. तो हालांकि मैं तो मिला के दोनों को महीने का कितना दे रहा हूँ 38,000, जो कि 20,000 के ऊपर है, तो टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन बोला को ओनर है प्रॉपर्टी के तो अलग अलग देखा जाएगा, 19 19, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम लोगों को, सब कुछ सुन लो, जिसको बोलते हैं सलामी भाड़ा। ठीक है, ओके, ये क्या होता है सुनो। कहीं भी आप प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे लेने जाते हो ना, तो वो आपसे डिपॉजिट लेता है। जनरली डिपॉजिट जो होता है वो 3 महीने का एडवांस होता है। कितने का होता है? 3 महीने का एडवांस होता है। ठीक है, जैसे इस प्रॉपर्टी पे मैंने डिपॉजिट दे रखा है 15 लाख का, बट दैट इज अ रिफंडेबल डिपॉजिट। व्हेन आई विल लीव इट आई विल गेट बैक द 15 लाख रुपया। तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं होता, रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं होता। टीडीएस किस पे होता है? पढ़ो, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का चक्कर क्या है? इसको बोलते हैं सलामी भाड़ा। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी है जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है खरीदने का, लॉन्ग टर्म प्लान है खरीदने का। तो हम लोग लैंडलॉर्ड से आके बात की कि देखो भाई ये प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ की, बट वी डोंट हैव 10 करोड़ टू गिव यू ऑन स्पॉट, पर हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो लैंडलॉर्ड बोला एक काम करो, ठीक है, तुम मेरे को कितना दे सकते हो? तो तुम बोले कि अभी आपको 5 करोड़ तो दे ही देंगे। तो बोला एक काम करो 5 करोड़ दे दो, ओके, और बाकी का 5 करोड़ जब तुम्हारे पास पैसा का तब दे देना, तब तक तुम इस प्रॉपर्टी को यूज करना चालू करो और मेरे को रेंट दो। तो तुम बिफर गए, तुम बोला 5 करोड़ भी लेगा, रेंट भी लेगा, दोनों लेगा। तो लैंडलॉर्ड बोला जबान संभाल के, ठीक है, प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है, आपसे कितना ले रहे हैं? 5 करोड़, आधा लिए है ना, तो जो इस प्रॉपर्टी का रेंट होता है वो रेंट भी आपके लिए आधा कर रहे हैं, रेंट भी आधा कर रहे हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी का रेंट होता है 5 लाख, तो आप रेंट खाली 2.5 लाख देना, और जिस दिन आप बैलेंस चुका दोगे रेंट बंद, प्रॉपर्टी आपकी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिपॉजिट तुमने दिया है 5 करोड़, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग द प्रॉपर्टी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। इससे तुम्हारा रेंट पर मंथ बहुत गिर गया जोर से, इससे रेंट पर मंथ बहुत ज्यादा गिर गया। तो एक्चुअली जो तुमने 5 करोड़ दिया है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे रेंट से ही तो एडजस्ट हो गया, कि रेंट कम हो गया कि नहीं हो गया। तो पता ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी जस्ट लाइक रेंट है, इस पे भी टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 10%। ठीक है, ये क्लियर है? याद रहे, इट हैज टू बी अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। प्रॉपर्टी वगैरह में मैक्सिमम टाइम जो डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। यहां पे क्या लिखा है? नॉन रिफंडेबल। तो एक्चुअली इसको, ये इंडिया में इसको सलामी भाड़ा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जहां आप लैंडलॉर्ड को एक मोटा पैसा दे दो एक ही बारी में, और फिर आपका मंथली रेंट बहुत कम हो जाएगा और बाद में बैलेंस पैसा देकर खरीद लेना। तो वो जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है उसको भी रेंट मान के उस पर टीडीएस कटेगा। ठीक है, क्लियर है ना? मैंने जब दिया था तो टीडीएस नहीं कटा था, बिकॉज माइन वॉज रिफंडेबल डिपॉजिट। ओके ना, ये क्लियर है? अच्छा, लैंड बिल्डिंग पे रेट कितना? 10%, प्लांट मशीनरी पे 2%। ये लो इधर, एबीसी लिमिटेड पेज रेंट फॉर बिल्डिंग 2 लाख, तो बिल्डिंग पे टीडीएस कितना कटेगा? 10%। प्लांट मशीनरी 1 लाख, इस पे टीडीएस कितना कटेगा? 2%।
ठीक है, तो निकाल लो। 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 2% 2,000, 22,000 रुपया टीडीएस। ये रेंट वाला जो था ये सबसे फेमस है 194I। ये किन पे एप्लीकेबल है? कंपनीज, एलएलपीज, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट होता है उन पे। अब बात करेंगे वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। इनके लिए टीडीएस का लिमिट ज्यादा है। इनके लिए टीडीएस का लिमिट ज्यादा है। मतलब वहां पे तो 2,40,000 होने पे हो जाता है, यहाँ 6 लाख चाहिए। 50,000 पर मंथ मतलब साल का 6 लाख चाहिए। वहां तो 20,000 रुपया पर मंथ है, यहाँ पे 50,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, और वहां रेट था 10%, यहाँ रेट है 5%। ठीक है, इधर टीडीएस कब कटेगा? अच्छा, इसका टीडीएस काटने का स्टाइल बहुत अलग है, ध्यान से सुनो। ये बहुत ही जोरदार टॉपिक है। ये किस पे एप्लीकेबल है? वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या फिर प्रोफेशनल रिसिट 50,000 से कम है, उनके लिए ये। ठीक है, यहाँ पे काटने का जो सिस्टम है तुम अर्लियर नहीं बोल सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। 194I में क्या होता है? मंथली टीडीएस कटता है। 194I में मंथली टीडीएस कटता है। जैसे हम लोग जब मंथली मंथली देते हैं तब हम लोग टीडीएस काटते रहते हैं, यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको साल में जो लास्ट महीना है उसमें काटना है। सपोज आप इस प्रॉपर्टी में पूरे साल रहे हो, तो आखिरी महीना कौन सा है? मार्च। तो आप मार्च में जाके टीडीएस काटोगे। कब काटोगे टीडीएस? मार्च में जाके। तो यहाँ टीडीएस लास्ट मंथ में कटेगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल लेके अपना बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? मोहित, मोहित जो बंदा है वो टैक्स ऑडिट में कवर्ड नहीं है। ठीक है, सो मिस्टर मोहित इज नॉट कवर्ड बाय टैक्स ऑडिट। नॉर्मल इंडिविजुअल नॉट कवर्ड बाय टैक्स ऑडिट। ये एक प्रॉपर्टी में रहता है, उस प्रॉपर्टी का मंथली भाड़ा है 55,000। प्रॉपर्टी का मंथली भाड़ा कितना है? 55। तो 50,000 पर मंथ का लिमिट है। यहाँ लिमिट कितना है? इट हैज टू बी 50,000 रुपया पर मंथ। तो ये जिस प्रॉपर्टी में रहता है उसका भाड़ा है 55,000 रुपया। ठीक है, अच्छा, साल भर तक वो प्रॉपर्टी में रहा है, पर 11 महीना तक, शुरू का 11 महीना वो टीडीएस नहीं काटेगा। टीडीएस कब कटेगा? 12वें महीने में। कब कटेगा? 12वें महीने में। तो मार्च महीने में टीडीएस कटेगा। मार्च महीने में टीडीएस सिर्फ 1 महीना का रेंट पे नहीं, पूरा 12 महीना का रेंट पे कटेगा। 12 महीना का रेंट कितना है? 55,000 इंटू 12, 6,60,000। तो 6,60,000 पे टीडीएस काटेगा। 6,60,000 के ऊपर 5% टीडीएस कितना आएगा? 33,000। तो सोचो जरा, हर महीना 11 महीना तक वो 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 पेमेंट किया है टू द लैंडलॉर्ड विदाउट पेइंग, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। लेकिन लास्ट वाले महीने में 55,000 जब देगा तो उसमें से 33,000 का टीडीएस काट देगा और 22,000 ही देगा। कितना देगा? 22,000। तो यहाँ पे टीडीएस काटने का स्टाइल अलग है ना। यहाँ पे टीडीएस मंथली नहीं कटता, एनुअली कटता है। यहाँ पर टीडीएस मंथली नहीं कटता, कैसे करता है? एनुअली, लास्ट महीने में कटेगा। ठीक है, और कितना कटेगा? 5% ऑफ टोटल रेंट पेड। कोई दिक्कत है किसी को? मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। मोहित एक घर में रहता है, उस घर का भाड़ा है 55,000 रुपया। एक बार 55,000 मान लो, महीने का, साल का नहीं, महीने का। वो उस प्रॉपर्टी में रहा था फ्रॉम अप्रैल 2019 टू जुलाई 2019। ठीक है, तो अप्रैल टू जुलाई 2019 मतलब कितना हुआ? 4 महीना। और फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ दिया। तो व्हाट वाज द लास्ट मंथ? जुलाई 19। तो टीडीएस कब कटेगा? जुलाई 19 में कटेगा, क्योंकि फिर तो प्रॉपर्टी खाली कर रहा है ना, ही इज वेकेटिंग द प्रॉपर्टी। तो जुलाई 19 में टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस? 5% ऑफ टोटल रेंट, हाउ मच ही हैज पेड इन 4 मंथ्स।
अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना इंटू 55,000, 2,20,000। तो 2,20,000 पे 5%, 11,000। तो 11,000 का टीडीएस काटना है। कब काटेगा वो? जुलाई 19 में, जब वो उसको 55,000 का रेंट देना है ना, उस वक्त वो 11,000 का टीडीएस काट के 44,000 ही पे करेगा। क्लियर है? तो यार यहाँ पे टीडीएस काटने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मतलब एक तो आप एनुअली काटते हो, लास्ट महीना जो आपका होता है उसमें। दूसरा, आप कितना परसेंट काटते हो? 5% काटते हो। ठीक है, 10% नहीं। मैं कितना काटता हूँ? कोचिंग क्लास 10%। ये कितना, यहाँ कितना कटेगा? 5%। थर्ड, महीने का रेंट कितना होना चाहिए? अच्छा खासा रेंट है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं इसमें एक बाउंसर मार रहा हूँ यार। सुनो ध्यान से, नॉर्मली जब अपने टीडीएस काटते हैं किसी का, ओके, तो अपने पास टैन होना चाहिए, है ना? पर ये लोग तो छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ्स है ना, तो यहाँ बिना टैन की भी टीडीएस काट सकता है। यहाँ बिना टैन की भी टीडीएस काट सकता है। छोटा सा सी है ना, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स के कवरेज नहीं है, तो सोचो बिना टैन के भी टीडीएस काट सकता है। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट एक भयंकर ड्रामा। मोहित जब अपने लैंडलॉर्ड का टीडीएस काट रहा है, तो मोहित लैंडलॉर्ड को बोला कि सर आप अपना ये बताओ पैन नंबर। लैंडलॉर्ड बोला पैन वन नहीं है मेरे पास। तब मोहित बोलेगा तेरा 5 नहीं काटेंगे, तेरा काटेंगे हम। अब सुनो इधर ना एक जोरदार बाउंसर है भाई। अब एक लास्ट चीज बस बोलना है, सॉलिड है इसमें, एकदम सॉलिड। ठीक है, डेटा याद रहेगा कि आई हैव टू राइट डाउन, आई शुड राइट डाउन। ठीक है, रेंट है 55,000 रुपया पर मंथ। इसकी ऑक्यूपेंसी थी अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020। सही है ना? अब टीडीएस कौन से महीने में कटेगा? मार्च। टीडीएस डिडक्टेड इन लास्ट मंथ, मार्च 2020। ठीक है, अब सुनो, मोहित को टैन चाहिए क्या? टैन तो नहीं चाहिए।
अच्छा मोहित टीडीएस काटते हो जाके रंजन को बोला कि अपना पैन नंबर दे दो, ठीक है, क्या दे दो, पैन नंबर दे दो। रंजन इज 75 years old। बोला आई एम वेरी ओल्ड मैन, आई डोंट हैव पैन वैन, नो पैन। पैन नहीं है भाई बेचारे के पास, पैन है ही नहीं। और जेन्युइन केस है, झूठ नहीं बोल रहा, जेन्युइन केस है, मतलब ये नहीं कि वो पैन देना नहीं चाहता, है ही नहीं पैन उसके पास, सीनियर सिटीजन, तो पैन है ही नहीं, कहां से करें भाई। कितना भी ऑनेस्ट हो, कितना भी ईमानदार हो, कानून के आगे तो कुछ नहीं कर सकता। मोहित बोला सॉरी कुछ नहीं कर सकते, काटेंगे 20%। पैन नहीं दोगे तो कितना काटेंगे, 20%। अच्छा यार रंजन को क्या करना चाहिए था, पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था, क्या मुश्किल है क्या, 15 दिन में पैन आ जाता है। आधार नहीं आएगा पर पैन आ जाएगा, ठीक है, तो पैन ले आता, दे देता, बात खत्म होता। पर फिर भी जिद है बस, नहीं देंगे जाओ, आई डोंट वांट पैन वैन। तो मोहित कितना काटेगा, 20% काटेगा। 20% ऑफ हाउ मच, अब प्रॉब्लम है 11 महीने का भाड़ा तो मोहित दे चुका है भाई, प्रॉब्लम समझ, 11 महीना टीडीएस काटा है क्या, और 11 महीने का भाड़ा दे चुका है। 12वें महीने को कितना देना है हाथ से, 55,000, और टीडीएस कितना काटना है, 132। देना 55 है, उसमें 132 काटे कैसे, क्योंकि वो रंजन जो लैंडलॉर्ड है वो तो एक्स्ट्रा अपना जेब से निकाल के आपको पैसा दे, मेरा बात समझ रहे हो। मोहित ने 11 महीने का दे दिया ऑलरेडी, अभी उसको 12वें महीने में 55,000 देना है, पर उसमें टीडीएस कितना काटना है, 132। भाई 132 काटे कैसे, 55 है हाथ में, तो 55 माइनस 132 कितना होता है, 77,000। तो या तो वो रंजन आके 77,000 दे, तो जो कि प्रैक्टिकली तुम समझ रहे हो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सरकार ने बोला एक नया नियम सुन लो, जब 12वें महीने में आप इसको रेंट पेमेंट करते हो टीडीएस काट के, तो जो भी टीडीएस का अमाउंट है इट शुड नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ लास्ट मंथ। आपके हाथ में तो 55,000 ही पड़ा हुआ है जो आप उसको देने वाले हो, तो उससे ज्यादा टीडीएस काटना ही नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम टीडीएस कितना कटेगा, 55। ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है ना। अरे अभी मुझे देना उसको 55,000, आई हैव टू गिव हिम 55,000, हाँ बोला टीडीएस काटो 132, कैसे काटू मैं, या तो लैंडलॉर्ड पैसा ला के दे मेरे को, वो देने वाला है नहीं, तो आप बोलो जितना आपको लास्ट देना उतना ही टीडीएस काट दो चलेगा। तो मोहित कितना टीडीएस काटेगा, 55, ठीक, मोहित कितना टीडीएस काटेगा, 55 का टीडीएस काट देगा। ये क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। वो टीडीएस में आएगा ही नहीं, मतलब टीडीएस इज लिमिटेड टू 55,000। वो क्या करेगा नहीं करेगा वो तो उसका लुक्स है, उसको तो अगर अब का इसका जो मैं डाउट बता देता हूं। देखो मोहित की लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 55,000, उसको 55 का टीडीएस काटना है। अब सपोज ये जो रंजन है ये अपना इनकम टैक्स का फाइल बना रहा है, एचपी इनकम वगैरह, तो रंजन अपना फाइल नॉर्मल बनाएगा, जब लास्ट में रंजन का जो टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें वो लेस 55,000 कर देगा, बिकॉज 55,000 उसके नाम पे टीडीएस जमा हो चुका था, वो लेस कर देगा, और बाकी क्या है। हाँ पर अच्छा ये तो क्या बोलना चाहते हो, इसको 55,000 का रिफंड चाहिए रंजन को, 77,000 बचेगा कुछ नहीं, बस 55,000, द कैलकुलेशन इज लिमिटेड टू 55, बैलेंस 77 का कुछ नहीं होगा। द टीडीएस अमाउंट अंडर सेक्शन 194 IB इज 5% of the total rent paid during the year restricted to the rent of the last month। तो टीडीएस का आंसर ही 55 है, 77 कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ नहीं होने वाला, टीडीएस काटना ही 55 है।
ठीक है। और जहां तक रंजन का सवाल है, अगर कल को वो अब सुधर जाए, अपना फाइल बना के देना चालू करे वगैरह वगैरह जो भी, तो तब उस केस में वो अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा और उसमें उसके नाम का टीडीएस कितना कटा 55, तो वो लेस करके बैलेंस टैक्स सरकार को दे देगा। ठीक है। पर जैसा कि वो बोला रंजन के पास पैन ही नहीं है, तो ये आदमी तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता नहीं होगा, पर इसका तो 55,000 का टीडीएस कट गया है ना। अब अगर इसको रिफंड चाहिए अपने टीडीएस का, तब तो इसको रिटर्न बना के जमा देना पड़ेगा। फॉर दैट ही हैज टू टेक पैन नंबर। ओके, क्लियर है। अरे ये जो डिफरेंस 77,000 है उसका कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, कुछ नहीं। इसका टीडीएस का फॉर्मूला ही है टीडीएस इक्वल टू 5% रेस्ट्रिक्टेड टू द लेंथ और रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। तो अल्टीमेट आंसर इज लोअर ऑफ 132 और 55 विच इज 55। ठीक है। हाँ, 5% में ऐसा हो नहीं पाएगा। तुम सोचो जरा, 12 महीना होता है ना, 5% इंटू 12 करो 60 होता है, 20% इंटू 12 करते हैं तो 240 होता है, तभी ऐसा केस हो रहा है। मैथ समझ गया क्या मेरा? अगर वो बंदा पैन दे रहा होता ना, तो ऐसा केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। समझ रहे हो? क्योंकि 5% 12 महीने का भी करोगे तो कितना आएगा, 60। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये वाला केस तभी होता है जब एक्चुअली सामने वाला पैन नहीं देता है। ओके, डन है। इधर however the deduction shall not exceed the amount of rent payable for the last month. ओके, हाँ, तो उसका 20% तो टीडीएस कट गया और उसके फॉर्म 26 एएस में तो आ ही गया। छुपाएगा कैसे? अगर मान लो वो लैंडलॉर्ड बदमाशी करके नहीं दे रहा है और लैंडलॉर्ड असली में रिटर्न फाइल करता है, तो वो तो ऐसे मरेगा, क्योंकि टीडीएस जैसे उसके नाम का काट के ये टेनेंट जमा करेगा, तो ट्रेसेस के साइड में 26 एएस तो अपडेट हो जाएगा ना उतना से, तो छुपा कैसे पाएगा? टीडीएस काटने का मतलब ये कि आप अपनी इनकम छुपा ही नहीं सकते किसी हालत में। ठीक है, क्या क्लियर है ना ये? 5% वाले केस में कभी वो कंपेयर करना ही नहीं पड़ेगा, वो कम ही आएगा। 20% वाले केस में कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि नहीं है? ओके ना? अब इसका मैंने कुछ ना स्पेशल केसेस नीचे डाला है, देख लो आओ। ये रहा, एक इंसान है जिसका रेंट है 55,000 रुपया पर महीना, अप्रैल 19 से जुलाई 19 रुका है, मतलब 4 महीना। तो टीडीएस कब काटेगा? आखिरी महीना में। लास्ट मंथ कौन सा बोलो? जुलाई 19 में काटेगा। टीडीएस कितना कटेगा? 5% ऑफ 55,000 इंटू 4 महीना। 55,000 इंटू 4 महीने हाउ मच? 2,20,000। 2,20,000 का 5% 11,000। तो टीडीएस कितना कटेगा? 11,000। यहाँ पे जो टीडीएस है वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं करना, अगले महीने की 30 तारीख तक जमा करना है। कब तक जमा करना है? इट्स नॉट इन दिस केस 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इट इज 30 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो 30 अगस्त तक जमा कर सकता है, 7 अगस्त तक जमा करने का अधिकार नहीं है।
ये क्लियर है? अच्छा, एक खासम खास केस, पहले रेंट कितना था, मतलब 11 महीने तक रेंट था 48,000 और 12वें महीने में रेंट कितना हो गया, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ाओ तुम, 48,000 में 10% बढ़ाओ, 52,800 आएगा। ठीक है, अब देखो सारे साल तो 50,000 से कम था, लेकिन साल के बीच में अगर एक भी महीना 50,000 क्रॉस कर गया तो पूरे साल पे लगेगा 194 IB। समझा? 11 महीने तक रेंट कितना था, 50,000 पर महीना से कम। अगर 12वां महीना में भी 50,000 पार कर गया ना, तब आपको पूरे साल पे लगाना पड़ेगा 194 IB। तो आप TDS कितना काटोगे, 5% ऑफ पूरा साल। पूरा साल का कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 48,000 इंटू 11 प्लस 52,800, 580 800। तो TDS कितना करेगा, 580 800 इंटू 5%, 29,040। मतलब 11 महीना तक रेंट 50 से कम था, एक महीना भी रेंट 50 पार हो गया तो फिर TDS काटना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट महीने का रेंट कितना है इस आदमी का, 52,800, उसमें से आराम से वो 29,000 काट सकता है ना। देखो 5% के केस में कभी भी वो झमेला नहीं आएगा, 20% में आता है। ओके, अब ये देखो एक्स, ये वो मोहित और रंजन वाला केस है। मिस्टर एक्स इज पेइंग रेंट कितना, 52,000 पर मंथ, बॉस 50,000 के ऊपर है। लैंडलॉर्ड 80 साल का है, बोला पैन नहीं है हमारे पास, तो बताओ क्या करें। तो 20% काटेगा इसका TDS, जोर का आएगा एकदम। देखो 20, तुम्हारा आंसर क्या होगा, TDS इक्वल टू लोअर ऑफ 20% ऑफ 52,000 इंटू 12, वट एवर इट इज, एंड लास्ट महीने का रेंट कितना है, 52,000। सही है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है ना। ये ऊपर कर दे इधर, ये मैंने थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन वगैरह डाला है कि ये कौन से इंसानों पे लगता है, इंडिविजुअल एचएफ हु इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। कब लगता है, जब उनका भाड़ा 50,000 पर महीने से ज्यादा हो। TDS का रेट क्या है, 10% की 5%, 5%। प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, TDS कटेगा। यहाँ पे TDS बार बार नहीं कटता, सिर्फ साल में एक बार कटता है, एनुअली इन द लास्ट मंथ। यहाँ TDS हर महीना नहीं कटता, एनुअली बस एक बार लास्ट महीने में कटता है। तो अलग स्टाइल हो गया ना थोड़ा इसका TDS काटने का। ओके, सो अब तुमको 194 आई वाला रेंट भी क्लियर है जो मेरे पे लगता है, और 194 IB वाला रेंट भी क्लियर है। ऊपर मूव करूं मैं, IA बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जोरदार टॉपिक है। 5 मिनट बाद ओके, कंटिन्यू करें। सेक्शन 194 आई है, ये आज का अपना लास्ट सेक्शन है, पर अच्छा टाइम लगता है इसको पढ़ाने में। यार यहाँ पे कोई नॉर्मल टाइप का रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है। क्या हो रहा है इधर, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद है, प्रॉपर्टी बेचते हैं, कैपिटल गेन्स होता है। अब तुम लोगों को मैं याद दिलाता हूं पुरानी भूली बिसरी यादें। ठीक है, सपोज एक बंदा जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ठीक है, तो कैपिटल गेन्स लगेगा उसके ऊपर। खाली मेरे को सुनना याद आ जाएगा। हाँ, तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कैसे होता है, FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अभी जो बचेगा दैट्स कॉल्ड LTCG और STCG।
प्रॉपर्टी के केस में, लैंड बिल्डिंग के केस में लॉन्ग टर्म होने के लिए 3 साल चाहिए, 3 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, यही तो है प्रॉपर्टी। फिर उसमें से आप एग्जाम्पशंस वगैरह दोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के सेल पे एग्जाम्पशंस वगैरह भी होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर प्रॉपर्टी का सेल आपने कम वैल्यू पे दिखाया है तो अंडर सेक्शन 50C हम कम से कम कितना वैल्यू मानेंगे, स्टैम्प वैल्यू जितना, ठीक है। हर इलाके में स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज है जिनका पर्पस होता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे स्टैम्प वैल्यू कलेक्ट करना, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना। तो उन्होंने प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निकाल रखी है जिसे हम कहते हैं स्टैम्प वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? स्टैम्प वैल्यूएशन। सपोज आपकी प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यूएशन म्युनिसिपैलिटी की नजरों में है 50 लाख, ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ है, पर आपने ट्रांजैक्शन किया है 70 लाख में, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स 70 लाख माना जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू की 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है। हाँ, अगर 5% तक का गैप है तब फिर जो आपने जिस दाम पे सौदा किया वही दाम, लेकिन 5% से अधिक का गैप है तो स्टैम्प वैल्यूएशन वैल्यू ही हम लोग लेके चलेंगे। क्लियर बात है एकदम? तो सपोज मान लो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन, बेची हम लोगों ने 70 लाख में, तो कैपिटल गेन्स टैक्स निकालते वक्त 1 करोड़ ही लेके करेंगे, 1 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट वगैरह। ओके, नेक्स्ट जो बायर है, बायर के लिए भी तो एक जोरदार पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है और प्रॉपर्टी की कीमत और प्रॉपर्टी के स्टैम्प वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है, 5% ज्यादा का, तो उतना उसके लिए अदर सोर्सेज मान लेते हैं। इसको मैंने डबल टैक्सेशन बोल के पढ़ाया था, 2 बार टैक्स लगेगा, बोला था ना, बदमाशी करोगे तो 2 बार टैक्स लगेगा। जो सेलर है उसके लिए कैपिटल गेन्स बढ़ जाएगा और जो बायर है उसके लिए अदर सोर्सेज में आ जाएगा, है ना? ये क्लियर है कि नहीं है? ये था प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन। अब याद है ना कि नहीं याद है? प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन यही था ना? चला देखते एक बार, प्राइस होगा। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन Bangalore as well as rural agricultural land. अच्छा, rural agricultural land is not a capital asset. इस पे ना तो हम लोग वो कैपिटल गेन्स निकालते हैं, ना इसके भाव में डिफरेंस होने से अदर सोर्सेज आता है, ना टीडीएस आता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जो होना है सब बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी का होगा। तो इसने बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी कितने में बेची है? 60 लाख, ठीक है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कितने में बेचा है? 15 लाख। उससे हमको मतलब नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड ना कैपिटल गेन्स में आएगा, ना अदर सोर्सेज में आएगा, ना टीडीएस में आएगा, कहीं नहीं। तो 60 लाख में बेचा है। ओके, अच्छा, कब बेचा इसने? 1/8/2019, 1 अगस्त 2019। उसने ये प्रॉपर्टी खरीदा कब था? 2018 में। भाई 2018 में प्रॉपर्टी खरीदा था और 2019 में बेच दिया, तो 1 साल हुआ है। तो हमको बताओ एलटीसीजी है कि एसटीसीजी है? ठीक है, एसटीसीजी है ना? क्या 2 इयर्स? एक सेकंड, एक सेकंड, ओ हाँ, 24 मंथ्स है, 36 मंथ्स नहीं है। लैंड बिल्डिंग का 24 मंथ्स है, 2 इयर्स है, सही है। ये रहा पीरियड ऑफ होल्डिंग, इधर एक बार देख लो। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी होल्डर के लिए 12 मंथ्स, अनलिस्टेड शेयर लैंड बिल्डिंग के लिए 24 मंथ्स, अदर सेट के लिए 36 मंथ्स। तो लैंड बिल्डिंग का 24 मंथ्स था, राइट। तो सिंस इट इज लेस देन 2 इयर्स, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा, इसने कितने में खरीदा था? 40 लाख में। रूरल एग्रीकल्चर लैंड 10 लाख में खरीदा था, उससे मेरे को मतलब नहीं है। आई एम जस्ट कंसर्न विद हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 40 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना था? 60 लाख। लेकिन प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू थी 85 लाख।
रूरल एग्रीकल्चर लैंड का स्टैम्प वैल्यू कितना था उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू कितना था? 85 लाख। अच्छा 60 और 85 में जबरदस्त फर्क है ना, तो आप इसको क्या लोगे? 85 लाख लोगे स्टैम्प वैल्यू, 85 लाख। ओके, नाउ हम लोग को इसमें टैक्स इंप्लीकेशंस निकालना है, निकाल देते हैं। बंदे का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। क्वेश्चन नंबर 17, पेज 18। ठीक है, मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी कौन सा है? कैपिटल एसेट है, हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, पीरियड ऑफ होल्डिंग है 2000। अब भले ही बिका 60 लाख में था, लेकिन स्टैम्प वैल्यू 85 लाख है, बहुत ज्यादा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 85 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन तो होगा नहीं शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन तो होगा नहीं शॉर्ट टर्म है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 40 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं दिया, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर कुछ भी नहीं दिया है, तो इस आदमी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना आ रहा है? 45 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना आ रहा है इसका? 45 लाख। ओके, ये हुआ मिस्टर एक्स के लिए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर वाई। ओके, तो एक्स ने प्रॉपर्टी किसको बेचा है? वाई को। जिस प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू 85 है, वो इसको कितने में मिल गई? 60 लाख में। तो 25 लाख इसके लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये तो हुआ कैपिटल गेन्स का और अदर सोर्सेस का कैलकुलेशन। अब थोड़ा टीडीएस का बात करें। यहां तक ठीक है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने बोला था ना डबल टैक्सेशन, स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है तो ये कैपिटल गेन्स भी ज्यादा आएगा और इस बेचारे को भी अदर सोर्सेज में 25 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अब टीडीएस के बारे में सुनो, लिख लो यहां पे। टैक्स कब कटेगा? अर्लियर पे,
कितना टीडीएस कटेगा? 1% ओनली। पर कंसिडरेशन 50 लाख या उससे बेसी होना चाहिए। कंसिडरेशन कितना होना चाहिए? 50 लाख या उससे बेसी। स्टैम्प वैल्यू नहीं, प्लीज, स्टैम्प वैल्यू नहीं है, क्या है देखो, कंसिडरेशन में। इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन कितना था? 60 लैक्स। इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन कितना था? 60 लैक्स। 50 लाख के ऊपर है ना, तो टीडीएस कटेगा ना। तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ 60 लाख कितना होता है? 60,000। ठीक है, टीडीएस स्टैम्प वैल्यू पे नहीं कटेगा, टीडीएस किस पे कटेगा? एक्चुअल कंसिडरेशन। देख लो इधर, ओके। बोर्ड पे टीडीएस कितना कटेगा? 60 लाख का 1%, 60,000। टीडीएस टाइम वैल्यू का नहीं होता, टीडीएस एक्चुअल कंसिडरेशन का होता है। डन है। अच्छा मान लो यहाँ हम लोग के क्वेश्चन में भले ही टाइम वैल्यू 85 है, कंसिडरेशन अगर 50 लाख के अंदर कर देते तो टीडीएस नहीं कटता। पर बाकी डबल टैक्सेशन का पिटाई तो होता ही ना, टीडीएस बच जाता। पर बाकी सारा जो पिटाई होना है वो तो होता ही। कैपिटल गेन्स पूरा अच्छा खासा लग जाता, ठीक है, अदर सोर्सेज में अच्छा खासा हो जाता, ठीक है, खाली टीडीएस बचा लेता वो, और तो कुछ नहीं। तो टीडीएस कितना होगा था? 1% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, 60,000। आर बी क्लियर? इधर पढ़ो। एनी प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, कब कटता है? अर्लियर। लेस देन 50 लाख होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख है तो टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 1%। डिडक्टर के पास टैन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, टिपिकली जब हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी के साथ पार्किंग वगैरह ऐसे भी तो ले लेते हैं ना, वो सब जोड़ेगा। कंसिडरेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। इधर कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस, क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस एडवांस, सब कुछ इंक्लूड होगा। प्रॉपर्टी खरीदते हो जो जो पैसा दिया सब इंक्लूड होगा। ओके, तो आज के जितने भी टॉपिक्स है सब खत्म होते हैं। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। आज का सारा टॉपिक्स खत्म होता है इसमें जितना भी है। लिसन टू मी, कल अपनी क्लास मॉर्निंग 7:30 पे नहीं होगी, इवनिंग 5:30 पे होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, मॉर्निंग में नहीं होगा 7:30 पे, इवनिंग में होगा 5:30 में। और एक बात है, कल इवनिंग में जो 5:30 में मैं क्लास दूंगा टीडीएस की, टैक्स की, उसका बैकअप मैं ट्यूसडे भी दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ट्यूसडे आई थिंक 11 बजे का टाइमिंग बोला हुआ है, देख लेना। तो वो तो रहेगा, इसके अलावा मॉर्निंग में बैकअप भी डाल देंगे शाम वाली क्लास का। तो कल शाम को क्लास है टैक्स का अपना।